ना, जैसे आज भी मुझे एक दो टेक्स्ट आया था बच्चों का कि सर मैं जस्ट अभी ज्वाइन की हूँ, मतलब मेरा बेसिक बहुत वीक है, मैं कोई क्वेश्चन स्टार्ट करती हूँ, नहीं हो रहा है, क्या करूँ। तो जैसे वो पहला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है वो मुझसे पूछो आप। अब ये मत बोलो 100 क्वेश्चन ट्राई किए सर 10 ही हुए, अरे 10 तो हुए कम से कम। तो ये अच्छा लेवल तो है आपका कि 10 पे अभी 10 लेवल पे दो, अगर 100 में 10 हो रहे मतलब आपका 10% कम से कम अभी उसका नॉलेज है। अब उसको बढ़ाओ धीरे धीरे। तो वो पहला क्वेश्चन जो आपसे नहीं हो रहा है वो मुझसे डिस्कस करो, मतलब कोई क्वेश्चन स्टार्ट किया आपने और आपसे नहीं हुआ तो वो मुझसे डिस्कस करो आप। फिर वो जब मैं बताऊंगा तो आपको ये समझ आएगा ना कि उस क्वेश्चन में ऐसा क्या कॉन्सेप्ट है जो आपको नहीं आ रहा था। तो उससे क्या होगा, बाकी क्वेश्चन फिर आप अटेंड कर पाओगे, आपको समझ आ जाएगा अच्छा इसमें ये कमी थी, इसको दूर करनी है। तो एक एक करके थोड़े 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 करके सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। ये नहीं कि आप बहुत सारे सर कुछ भी नहीं हो रहा, आप क्या करो समझ नहीं आ रहा, तो एक साथ सब थोड़ी कुछ करोगे, है ना। सो एक कोट है ना, अगर हाथी को खाना है तो कैसे खाओगे। जैसे कोई बताओ मुझे, ये एक बुक है ईट दैट फ्रॉग, है ना, बुक का टाइटल है ईट दैट फ्रॉग, आई थिंक राइटर का नाम याद है, डेल कार्नेगी है शायद, आई डोंट श्योर। तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया आई थिंक उसी बुक में कि अगर तुम्हें एक हाथी को खाना है तो तुम कैसे खाओगे। मतलब ये नहीं तुम राक्षस हो, कह रहे हो एक हाथी का मतलब हो गया कि बहुत बड़ा काम है, तो एक हाथी को खाना है तो कैसे खाओगे तुम, खाना ही है तुम्हें, तो क्या तरीका होगा। थोड़ा थोड़ा रोज खाएं। यस, दिस इज करेक्ट आंसर, उसमें यही बताया गया है। ठीक है, तो हाथी खाने का मतलब तुम्हारा बहुत सारे काम है, बहुत बड़े काम तुम्हें करने हैं। तो अब ये तो इतना तुम्हारा मुंह छोटा सा है, हाथी इतना बड़ा, एक बार में कैसे हाथी को मुंह में रखोगे। तो उसका तरीका है कि थोड़े थोड़े खाओगे तुम, उसका थोड़ा थोड़ा काट के। तो हाँ, आलोक आपको माइक, तो यही आंसर करेक्ट आंसर है, थोड़ा थोड़ा करके। तो वही चीज आपके साथ है, जैसे आपको बहुत बड़ा सक्सेस अचीव करना है या बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं हो रहे, कोई बात नहीं, एक एक करके डाउट क्लियर करो, फिर सारे हो जाएंगे, है ना। आप 100 क्वेश्चन के 90 नहीं हो, कोई बात नहीं, आप पहला क्वेश्चन मुझसे पूछो, आप जो आपसे नहीं हो रहा है वो पहला क्वेश्चन, फिर वो क्लियर हो जाएगा, फिर दूसरा क्वेश्चन पूछो, फिर तीसरा डाउट वो पूछो, कोई दिक्कत नहीं, एक एक करके कॉन्सेप्ट क्लियर करते जाओ। क्योंकि जो बच्चा एग्जाम दे रहा है आपके जैसा ही सारा बच्चा है, कोई नया तो कोई दूसरे ग्रह से तो आया नहीं है, कोई भी सबने जीरो से स्टार्ट किया है, वो चीज है। तो आप ही स्टार्ट करो, धीरे धीरे प्रोग्रेस करते जाओ। चलिए, तो कुछ आदित्य के क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्लो प्रोग्रेस बेटर है ना, है कि अचानक एकदम एक दिन में तुमने एकदम आसमान तीर दिया, ऐसा नहीं होगा। स्लो स्लो ही सबका प्रोग्रेस होता है, इसलिए होता है स्टार्ट एज सुन एज पॉसिबल। आप स्लो ही प्रोग्रेस करो बट कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहो। चलिए, तो जैसे अक्सर बच्चा मुझसे पूछता है सर आप इतना सारा चीज कैसे मैनेज कर रहे हो, है ना। पहले तो किसी लोग के साथ में कोचिंग दोस्तों के साथ चलाता था, अब तो अकेले चला रहा हूँ, तभी कोई दिक्कत नहीं है, कोचिंग भी चल रही है, पीएचडी भी चल रही है, दोनों अच्छी चल रही है। कैसे, क्योंकि ये काम मैं पिछले 14-15 साल से कर रहा हूँ। लोगों को लगता होगा अभी इसने शुरू किया है, मैं ये मैनेजमेंट वाला काम मतलब 2-3 चीजें एक साथ करना मैं पिछले 12-13 साल से कर रहा हूँ। जब मेरी 15 साल की उम्र थी उस समय, तो उस समय से मैं ये काम कर रहा हूँ, तो मेरे लिए मुश्किल थोड़ी है। तो वही चीज है, क्यों, क्योंकि मैं करते आया हूँ, मैं कंसिस्टेंट हूँ उस चीज को लेके। तो अचानक कुछ ऐसा हो गया मेरी लाइफ में तो मैं अचानक पैनिक नहीं करूंगा, मतलब परेशानी तो होगी लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि मैं उसको ओवरकम कर दूंगा टाइम आने के साथ साथ। सेम आपके साथ, अगर कोई ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम नहीं हो रहा है कुछ, कोई बात नहीं, स्लो स्लो करके उसको सॉल्व करो, दिन हो जाएगा। चलिए, तो ये जैम 2024 का सिलेबस है, ठीक है ना। तो ये आपको नया फ्रेम दिख रहा होगा, पहले जो सिलेबस में ओपन करता था वो 2023 वाला था, तो अब ये 2024 वाला है, जिसमें 2 पेज में पूरा सिलेबस इन्होंने निपटा दिया, उसमें 3 पेज में था, तो आपका ये 2 पेज में ही पूरा सिलेबस यहाँ तक है। मतलब सेम ही सिलेबस है, वहाँ गैप ज्यादा था बीच में, उन्होंने गैप कम करके इस तरह से बनाए हैं। ठीक है, हम लोग अभी ये कर रहे हैं शायद स्टैंडर्ड यूनिवेरिएट कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो इससे पहले हम डाउट करेंगे फिर इस पे आएंगे। ओके, तो कहाँ से स्टार्ट करते हो, तुम्हारे लास्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो ये क्या कह रहा है कि द नंबर ऑफ पैथोल्स ऑन अ रैंडम क्या है IRM सेक्शन ऑफ डुअल रोड हैज पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन विथ मीन 1/6।
अच्छा क्या है ये? एक्स आर एम बी द डिस्टेंस सक्सेसिव paths on the road. Which of the following statement is are true? क्वेश्चन समझ आ रहा है क्या बोल रहा है ये? जो x रैंडम वेरिएबल है उसका पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन हाँ पैरामीटर लैम्डा इक्वल 1.6 हाँ उसके बाद इसको लाइट से प्रूव हो गया पहला वाला। इसके बाद ऑप्शन से ये बी ऑप्शन दे रखा है वही डाउट कर रहा है ये आए भी कैसे आगे कंटीन्यूअस कैसे करेंगे। एक्चुअली ये तुम्हारे सिलेबस क्या है, ये पॉइजन प्रोसेस एक स्टोकेस्टिक प्रोसेस, गेट वालों को ये क्वेश्चन मिलेगा आगे जाके। तो पॉइजन प्रोसेस एक टॉपिक है, एक्चुअली उसको ना पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से क्वेश्चन डाल रहे हैं। सो पॉइजन प्रोसेस एक टॉपिक है, स्टोकेस्टिक प्रोसेस एक्चुअली। तो उसका ये क्वेश्चन है कि वहाँ क्या होता है कि जो इंटर अराइवल टाइम्स हैं, तो वहाँ ये बोल रहा है ना कि वो पॉइजन होता है और बीच के जो गैप्स हैं, दो अराइवल के बीच का जो है वो एक्सपोनेंशियल फॉलो करता है। तो ये पॉइजन प्रोसेस का कॉन्सेप्ट है, जिन लोगों ने पढ़ा होगा उनको पता होगा, तो इसलिए वो एक्सपोनेंशियल हो गया ना। सर ज्यादातर करके ये लोग मतलब एक्सपोनेंशियल और पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन क्यों फॉलो करते हैं? नहीं, ये काफी यूजफुल है एक्चुअली। डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल हो गया, तो इधर स्टोकेस्टिक में ज्यादा यूज क्या होता है, पॉइजन एंड एक्सपोनेंशियल। अगर इन्फरेंस में चले जाओ तो सबसे ज्यादा यूजफुल डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा है इन्फरेंस में? नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हाँ, तो उसका रेलेवेंस है उसके हिसाब से। तो इधर स्टोकेस्टिक में जो यूजफुल है वो पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपोनेंशियल है, ये ज्यादा यूजफुल है एक्चुअली। उधर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन उसके केस में रहता है। सो इसका कहीं ना कहीं अब इसका तुम पीछे बैकग्राउंड देखना पड़ेगा तुम्हें कि वो क्यों हो रहा है, क्योंकि जो प्रोसेस ये लोग मतलब जो इसका प्रूफ है, मतलब ये नहीं कि हम इसका पीछे जो तुम बोल रहे हो क्यों यूज कर रहा है, तो तुम देखोगे रिसर्च पेपर जिन लोगों ने इंट्रोड्यूस किया ये टॉपिक, इसे अचानक तो बना नहीं, जो भी चीजें दुनिया में आज एग्जिस्ट कर रही है कोई ना कोई पहला पर्सन है जो दिया होगा, है ना। जैसे स्टोकेस्टिक प्रोसेस ही है, तो कोई ना कोई ये वर्ड इंट्रोड्यूस किया होगा। कहाँ इंट्रोड्यूस हुआ होगा? तुम लोग लगता होगा बुक में आया होगा, तो बुक में तो बाद में आते हैं ना, पहले रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, फिर उसी रिसर्च पेपर से लोग बुक लिखते हैं। जो दुनिया जो अच्छी अच्छी बुक्स आप देखते हो बड़ी कोई भी बुक, तो वो रिसर्च पेपर्स को कलेक्ट करके वहां से कॉन्सेप्ट उठा कर उन्होंने एक बुक लिख दिया, इस तरीके से है। तो ये जो रिसर्चर्स हैं उनको मतलब पहले रिसर्च करते हैं ना, वो उसके हिसाब से फिर अपना जो उनका ऑब्जर्वेशन है वो लिखते हैं, फिर लोग दुनिया उसको अगर सही मानती है तो आगे कंटिन्यू होता है। तो ये सब रिसर्च का पार्ट है एक्चुअली। तो इसलिए पॉइजन और स्टोकेस्टिक ज़्यादा यूजफुल है, सॉरी पॉइजन एंड जो एक्सपोनेंशियल है। तो ये क्वेश्चन पॉइजन प्रोसेस का है एक्चुअली, तो इसको छोड़ दो। नेक्स्ट जो उससे पिछला क्वेश्चन है तो उसको बताना पड़ेगा, सिलेबस का आइडिया नहीं लोगों को। जो 12वां नंबर क्वेश्चन तुम्हारा 12th है, x बी द रैंडम वेरिएबल विथ डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दे रखा है तुम्हें, एंड y तुम्हारा इस तरीके से है। हाँ सर मेरा डाउट इसमें ये है, जो हमारा ट्रांसफॉर्मेशन वेरिएबल y है वो तो डिस्क्रीट दिया हुआ है -20, सो ये आंसर में y -2 क्यों दे रहा है? अरे सीडीएफ डिस्क्रीट का हो या कॉन्टिन्यूअस का हो, वो तो यही फॉर्म रहता है लिखने का ना। तुम सीडीएफ चाहे डिस्क्रीट हो या कॉन्टिन्यूअस हो, मिक्स्ड हो, हम तो ऐसे ही लिखते हैं ना। हैं? अच्छा एक मिनट, पीडीएफ हो तो मुझे लग रहा है गलत नोटेशन गलत दे दिया मुझे लग रहा है ना। मतलब ये जो y का नोटेशन है वो गलत है एक्चुअली। तो मतलब तुम अगर निकालोगे फाइंड करोगे तो डाउट तुम्हारा ये है, तो इसने टाइपिंग में गलती की, प्रोफिटिंग वालों ने सही नहीं किया है। जो ए ऑप्शन है वो स्मॉल fy हो, ये कहना चाह रहे हो ना आप? सो ये हाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ, देखो ट्राई कर लेते हैं। वो कहीं ना कहीं 2 होगा, वो जेड नहीं होगा, वो 2 होगा एक्चुअली। ये लोग ना बहुत गलतियां कर रहे हैं, इसको बोलना पड़ेगा। ऐसे ये जो जयदीप है और ये लोग बनाते हैं, तो अगर कोई टेस्ट जो पोस्ट करता है गलतियां हो तो उसको भेज दिया करो, ताकि वो नेक्स्ट टाइम से ध्यान रखेगा, उसको स्क्रीनशॉट लेके, है ना। जैसे ऑनलाइन टेस्ट पे ज्योति काम कर रही है, और जो ये गूगल फॉर्म वाला टेस्ट होता है उस पर जयदीप काम कर रहा है। दोनों टेस्ट चलता रहेगा। एग्जाम तक तुम्हारे 100 टेस्ट होंगे मिनिमम, 50 यूनिट वाइज, 50 फुल लेंथ, ठीक है। एग्जाम तक तो 100 टेस्ट होगा। तो गूगल फॉर्म पे भी चलता रहेगा। देखो हमारा पर्पस ये, बच्चे बहुत सारे रिवीजन नहीं करते, तो आगे फ्यूचर में ये भी करूंगा मैं कि जो PYQs हैं उसको एज अ टेस्ट दे दूंगा। पहले आप करके देखो कितने मार्क्स आ रहे हैं, दोनों से रिजल्ट आएगा। गूगल फॉर्म पे टेस्ट दोगे तब भी सबमिट करने का आपको रिजल्ट दिखेगा कि आपके कितने सही है, कितने गलत है, कितने मार्क्स आए। सॉफ्टवेयर में जो टेस्ट हो रहा है
उस पर भी आप टेस्ट सबमिट करोगे तो भी आपको मार्क्स दिखेगा, कितने सही हुए कितने गलत हुए आपने, तो रिजल्ट दोनों से दिखेगा आपको। फिर उसके बाद डिस्कशन होगा यहाँ पे। तो कोई भी डिस्कशन जो हम करेंगे, पहले एक टेस्ट होगा, उसी का फिर क्लास में डिस्कशन होगा। तो अभी मे बी अक्टूबर के बाद डेली टेस्ट हो जाएगा, मतलब क्योंकि 100 अगर टेस्ट में बोल रहा हूँ तो कम से कम 100 दिन में तो चाहिए ना। ऐसा भी एक दिन में 100 टेस्ट दे दूंगा तुम्हें, एक दिन में 100 टेस्ट कैसे देगा बच्चा। तो डेली एक एक टेस्ट कर देंगे अक्टूबर के बाद, तो लगातार 3-4 महीने तक टेस्ट ही चलता रहेगा। सुबह टेस्ट दो, शाम को डिस्कशन, टेस्ट दो, डिस्कशन, तो ऐसा चलता रहेगा। तो जो असाइनमेंट्स भी है उसको भी कहीं ना कहीं मैं टेस्ट के थ्रू डिवीजन करवा लूंगा बच्चों से। तो ऐसा होगा, कुछ ऐसे असाइनमेंट्स मतलब पहले टेस्ट में मिलेगा, बाद में वो असाइनमेंट मिलेगा आपको। मतलब पहले टेस्ट होगा, फिर उसी को पीडीएफ बना के बाद में असाइनमेंट दे देंगे आपको। तो क्योंकि असाइनमेंट भी डिस्कस करे या टेस्ट डिस्कस करे, डिस्कस करना ही है मुझे, तो बेटर है कि उस असाइनमेंट को पहले टेस्ट दे दो और टेस्ट के बाद पीडीएफ बना के उसको असाइनमेंट के तौर पर भेज दो, तो दोनों हो गया काम उससे। तो इस तरीके से हो जाएगा। तो टेस्ट के थ्रू आपको पता चल जाएगा क्या है, फिर आप सॉल्व करो। टेस्ट के बाद 2 बार सॉल्व करना। कोई भी टेस्ट देते हो, पहली चीज तैयारी हो या ना हो टेस्ट दो। ये वेट मत करो कि जिस दिन परफेक्ट हो जाएंगे उस दिन देंगे, जब मरोगे ना तब भी परफेक्ट नहीं रहोगे, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो परफेक्ट कभी नहीं होगे तुम। तैयारी जितनी भी हो उतने पे ही टेस्ट दो। आज तक जितना जीरो आएगा क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन अगली बार जो इससे सीखोगे ना, जीरो भी आए तो अगली बार वो हेल्प करेगा। तुम ये सोचोगे जिस दिन तैयार हो जाएंगे लगातार सारे टेस्ट दे देंगे, तब भी कुछ नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए जब टेस्ट हो रहा है तभी अटेम्प्ट करो, तैयारी हो या ना हो टेस्ट दो। फिर टेस्ट दे दिया, सबमिट कर दिया, मार्क्स आ गए, उसका पीडीएफ मांग लो या पीडीएफ मिल जाएगा। फिर उस पीडीएफ को फिर से एक बार सॉल्व करो घर पे, और तुम देखोगे टेस्ट में वैसे क्वेश्चन जो तुम्हें नहीं हुए थे ना उसके बाद हो जाएंगे। टेस्ट में अगर तुम मान लो 50% ही क्वेश्चन कर पाए, उसके बाद उसी पीडीएफ दोबारा सॉल्व करो, तुम देखोगे 80-90% कर लोगे घर पे एक्चुअली, ऐसा होगा। फिर जो 20% बच गए वो मैं डिस्कस करा क्लास में, मतलब डाउट में डिस्कशन हो जाएगा। तो इसके थ्रू आपका टेस्ट भी हो गया, असाइनमेंट भी हो गया, डिस्कशन भी हो गया, और एक एक करके ऐसे कंप्लीट करते जाओ। जो भी क्वेश्चन डाउट हो रहा है जरूर डिस्कस करो, ये है। तो देखो इसका जो डाउट है, हाँ तो मैं क्या बता रहा था, हाँ कि टेस्ट सारे दो, और जब ये भूल गया मैं, छोड़ो जो भी था। एक तो ये था कि टेस्ट तैयारी हो ना हो टेस्ट सारे दो, ये कहने का मतलब है डेली टेस्ट हो, टेस्ट देते रहना, ये चीज है। तो ये तुम्हारा जो क्वेश्चन है, y दे रखा है -2, 0 और 2, x लेस देन -1, x अच्छा सर, इसका तो मेरा भी हाथ गया था, ठीक है ना। तो अब आपको दे रखा है, यहां से बोल रहा है एक्चुअली y, ये y एक न्यू वेरिएबल है। अब आपको क्या करना है, पीडीएफ नहीं है, ये y एक नया रैंडम वेरिएबल है, मतलब y बराबर gx टाइप का, ये समझ लो कि आपका है gx। सो यहाँ है y बराबर है ये gx, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया, y इज इक्वल टू gx हो गया, वही दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द पीडीएफ ऑफ y या व्हाट इज पीएमएफ ऑफ y। पीडीएफ लिखने का क्या मतलब था इसका, अच्छा तो इस फॉर्म में लिखने का क्या मतलब है इसका। ओके, सो व्हाट इज पीडीएफ ऑफ y। एक्चुअली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ y पूछ लेता, वो चेक कर लेते हैं। देखो, सो प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू -2 किसके इक्वल होगा जी, व्हाट डू यू थिंक, y इज इक्वल टू -2 कब है, प्रोबेबिलिटी x लेस देन -2। यस, ठीक है ना। सो यहाँ पे आपके पास हो गया प्रोबेबिलिटी x लेस देन -1, और इसको अगर x कॉन्टिन्यूअस है, x क्या बोला हुआ है, x बी रैंडम वेरिएबल विद डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन दिस, इसमें लिखा नहीं है। सो अगर ये कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसको हम लिख सकते हैं, इक्वलिटी तो नहीं लगा रखा ना, नहीं। सो यहाँ मोड ऐसा है, सो यहाँ पे तुम्हारे पास ये CDF ऑफ -1 होगा। मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि x हमारा कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, सो लेट x इज कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल एंड y इज दिस, देन उस केस में ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0, ये किसके इक्वल होगा जी, अच्छा तो इसने लिखा गलत है क्या, ये कैसे बनाता है। सो ये जयदीप को एक बार भेजना है स्क्रीनशॉट, जो भी तुम्हें गलतियां मिले, ताकि वो आगे गलती ना करे ना, पता चलता रहेगा गलतियां हो रही, वरना उसको थोड़ा गलतफहमी रहेगी कि सारा टेस्ट सही बना रहे हैं इस तरह से। नहीं मैंने भेज देता हूं सर, एक टेस्ट की मैंने काफी भेज देता हूं। हाँ, ताकि उसको रियलाइज हो, तो नेक्स्ट टाइम वो डरा रहेगा कि फिर बच्चे भेज देंगे गलतियां, तो वो रहेगा, तो वो ताकि करेक्ट करता रहेगा वो। सो इसके बाद
सो ये हमारे पास है। अगर फिर से अगर कॉन्टिन्यूअस है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, CDF एट 1 माइनस CDF एट -1। इसने x के बारे में कुछ लिखा ही नहीं है। ओके और ऐसे ही तो इसने क्या गलत कर रखा है, y बराबर 2 अगर फाइंड करूंगा मैं y की वैल्यू 2 कब होगी, जब x मोर देन इक्वल टू 1 है। इसको 1 माइनस CDF एट 1 लिख सकते हो। सो ऐसे लिखना चाहिए था उसको। आंसर क्या दे रखा है, अब बोल रहा है PDF। एक तो पहली बात y डिस्क्रीट है तो PDF नहीं होगा, सही कह रहे तुम। डिस्क्रीट कैसे है, व्हाट इज रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल y, या सपोर्ट रैंडम वेरिएबल y का क्या है, व्हाट इज सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल y, रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल y क्या रेंज, -202। और किसी भी रैंडम वेरिएबल जिसका सपोर्ट या रेंज अगर डिस्क्रीट है या बोलूं काउंटेबल सेट है या फाइनाइट सेट है तो वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो ये y डिस्क्रीट रैंडम, ये फाइनाइट सेट है तो y एक डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। सो डिस्क्रीट है तो इसका PMF होगा। अगर मैं इसका CDF लिख के दिखाऊं, मान लीजिए हम CDF लिखते हैं किसका, y का। सो व्हाट इज CDF ऑफ y, सो CDF ऑफ y अगर लिखेंगे तो सपोर्ट में क्या है -20, तो इस तरीके से होगा। तो ये होना चाहिए कि जब y लेस देन -2 है 0, जब y मोर देन इक्वल टू -2 लेस देन 2, सॉरी 0 है ना, लेस देन -0, सो y मोर देन इक्वल टू -2 लेस देन 0 तो क्या आएगा, तो आप है ना y की वैल्यू -2 से 0 तो -2 पे कितना मास है, CDF एट -1 व्हेन y इज मोर देन इक्वल टू 0 लेस देन 2 क्या आएगा बताओ कोई। ये PMF दिख रहा है y का तुम्हें, ये y का PMF है, ये जो लिखा है इसको बोलते हैं PMF ऑफ y, ठीक। सो तो आप इन दोनों को ऐड कर लेंगे ना, चेक करो यहाँ 0 इंक्लूड किया हूं ना। सो तुम y को फिक्स करो 0.5, तो 0.5 की छोटी वैल्यू क्या क्या है तो -21, तो इन दोनों को ऐड करो कितना आएगा, F1 होगा, चेक करो। एंड y मोर देन इक्वल टू 2 क्या होगा 1। सो ये तुम्हारा y का एक्चुअल CDF है, ये PMF है और ये CDF ऑफ y है। किसी को डाउट है तो पूछो आप। सो इसने क्या लिख दिया है, हाफ दिस, अच्छा -2 से 2 में लिख दिया है, ओके। तो -2 से 2 में कंबाइन कर दूं मान लो फॉर एग्जांपल, तो ये कहना चाह रहा है Fy अपॉन z ने 2 होना चाहिए यहाँ तक तो, और ये टाइपिंग में मिस्टेक किया है, ठीक है ना, ये आंसर है। नेक्स्ट, सो नेक्स्ट जो है एक और आपको इसमें क्या दे रखा है, हाँ और देख लेना। हाँ आदित्य का एक और क्वेश्चन है भाई, इसमें क्या है, इसमें तो ये डाउट है कि x/2 होना चाहिए ना, मैं चेक किया तो आ गया था। अच्छा x/2 y बराबर fx बराबर x/2 है, CDF बराबर, अच्छा हाँ तो वो x/2 है, वो गलती कर दिया होगा लिखने में, वो टाइपिंग करने ये सब बिल्कुल गलत कर रहा है। तो हाँ x/2 ये ठीक है, फिर तो हो गया, तो वही होगा। अब भाई साहिल तुम्हारे कुछ डाउट है तो सर आप अभी की क्लास में तो एक देख लो क्योंकि वो ज्योमेट्रिक पोजीशन से रिलेटेड है। अच्छा बाकी 107 लिख रहा होगा उस क्वेश्चन। ठीक है, एक मिनट, तो बन तो क्या था, बस भैया आप कंफर्म कर लो क्योंकि ये नेट का था ना आंसर। 107 वाला ना, ओके। हां सर। तो जैसे इसमें है कि सपोज x फॉलोज एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन विद पैरामीटर लैम्डा, तो x है एक्सपोनेंशियल लैम्डा, तो इसका PDF तुम क्या लेते हो, ये वाला। सो अब आपको बोल रहा है कि y है, मैं ओपन करके लिख देता हूं, तो y तुम्हारा 0 है अगर x की वैल्यू 0 से a में है, यही ना। y 1 है अगर x की वैल्यू तुम्हारी a से 2a में है, 2 है अगर x की वैल्यू 2a से 3a में है, 3 है अगर x की वैल्यू 3a से 4a में है,
एंड डॉट 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 चलता रहेगा। तो ये हो गया पिछला क्वेश्चन जो अभी था उस वैसे ही क्वेश्चन ये भी है। तो हाँ सर वैसा ही होता है। कि y दे दिया आपको। अब आपसे क्या पूछ रहा है ये कि सर डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है एक तरह से, फिर प्रोबेबिलिटी। हाँ, तो जैसे अगर आपसे पूछूं मैं प्रोबेबिलिटी y इज इक्वल टू 0 क्या होगा, ये बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो ये था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ देखो y 3 टर्म में बस डिफाइंड है और यहाँ पे y इसके इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, वो 0 1 2 3 डॉट 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 चलता रहेगा। तो जनरल भी कर सकते हो आप, जनरल करना हो जनरल कर लो। तो इसको इन जनरल जो बुक में लिखा हुआ है, मैं तो ओपन करके लिखा हूँ, वैसे इन्होंने ऐसा लिखा है कि y की वैल्यू जो है, y की वैल्यू k है अगर x की वैल्यू ka से लेके k प्लस 1 टाइम a तक है, ठीक है, जहां पे k की वैल्यू हो सकती है 0 1 2 डॉट 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 डॉट। यही चीज यहां मैंने y को लिखा है, सेम चीज। सो यहां पे क्या होगा, सर बेसिकली सीडीएफ आ जाएगा यहाँ पे। तो जैसे मैं अगर k पे इन जनरल बात कर लूं, मान लो y बराबर k पे बात कर लूं अगर, तो इसका किसके इक्वल है, y की वैल्यू k कब है, जब x की वैल्यू ka से k प्लस 1 टाइम a है, यही है ना, इस तरीके से। यस सर। तो ये क्या हो गया, CDF एट k प्लस 1 टाइम a, हालांकि कंटिन्यूअस है कोई प्रॉब्लम नहीं है, माइनस CDF एट ka। अब बताओ ये जो एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका CDF क्या होता है, इस एक्सपोनेंशियल में CDF क्या आता है, सर 1 माइनस e माइनस लैम्डा x। 1 माइनस ई की पावर माइनस लैम्डा एक्स। तो ये आ जाएगा 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की जगह ये है, सो लैम्डा और एक्स की जगह है k प्लस 1 टाइम्स a, यही ना, माइनस इस तरीके सिंप्लीफाई कर लो। तो सिंप्लीफाई कर लोगे तो क्या आ जाएगा, इसको ओपन कर लो तो 1 1 कैंसिल, e की पावर माइनस, देख लो क्या बचेगा, माइनस लैम्डा टाइम k a e की पावर लैम्डा a। कॉमन ले लो। हाँ, और ये बचेगा यहाँ, ये माइनस में रहेगा और वो प्लस में हो जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा के ए, तो ये कॉमन आ जाएगा, e की पावर माइनस लैम्डा के ए कॉमन आ गया, तो बचा क्या, 1 माइनस e की पावर माइनस लैम्डा। सर ज्योमेट्रिक बन रहा है ना। हाँ ठीक तो है, ज्योमेट्रिक है। हाँ, ये कुछ ऐसा हो गया कि ये आपका हो गया p, मान लो ये q की पावर ना, q की पावर k इंटू p, ये p और k की वैल्यू क्या होगी 0 1 2 सर डॉट 0 डॉट, से। वो क्वेश्चन में दे रखा है। तो इसका मतलब ये हुआ, आप देखो ध्यान से, इस तरह क्वेश्चन जैम 2020 गेट में भी आया है, जैम में भी आया है, ठीक है, आप चेक करना पेपर्स। तो क्या हमारे पास हुआ, तो यहाँ पे हमारे पास x जो था, x जो है एक्सपोनेंशियल है, ठीक, और y इस तरह से, या y इस तरीके से डिफाइंड है। तो हमने क्या प्रूव किया कि y का डिस्ट्रीब्यूशन ज्योमेट्रिक है, ठीक है, ज्योमेट्रिक p, और ये PMF है, p की जगह है 1 माइनस लैम्डा e की पावर माइनस a, और q की जगह है मतलब e की पावर माइनस लैम्डा a, ठीक है। सो इस तरीके से, और k की वैल्यू 0 से इन्फिनिटी है। ज्योमेट्री में दो फॉर्म होता है, वो डिस्कस करेंगे, एक होता है नंबर ऑफ ट्रायल वाला है, नंबर ऑफ फेलियर वाला। तो ये नंबर ऑफ फेलियर वाला है ना, 0 से स्टार्ट हो रहा है, तो नंबर ऑफ फेलियर रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, जो इंटरप्रिटेशन होता है ज्योमेट्री का। चलो, तो सर पहला भी ट्रू हो जाएगा ना इसमें ऑप्शन। हाँ, तो अब तुम देख लो, पहला ट्राई कर लो तो इससे ही आ जाएगा। सो पहला क्या बोला है, y जी 4 से 5 के बीच, तो बीच में तो कोई वैल्यू लेगा ही नहीं है, हाँ वही तो पहला ट्रू हो गया। क्योंकि इसका सपोर्ट जो है y का वो 0 1 2 3 है। हाँ, Discrete है। डिस्क्रीट है, तो पॉइंट बीच में तो कोई मास है ही नहीं, तो 0 हो गया, सही बात है। बाकी ज्योमेट्रिक आ गया, सही ठीक कहा है। सर, सही कहा। ये हालांकि क्वेश्चन जो है ये CSIR नेट JRF का क्वेश्चन है, ठीक है। तो हाँ सर। मतलब मैं सर बाकी क्वेश्चन बाद में देख लेना वो। हाँ कर लेंगे। मैं इंकरेज करता हूँ बच्चों को जो सिलेबस कॉमन है जैम का, तो जैम, गेट, नेट, ISI, ISS, इन पांचों एग्जाम के क्वेश्चंस आप ट्राई कर सकते हो। हम भी अभी प्रोसेस में है, इन सब का क्वेश्चन टॉपिक वाइज असाइनमेंट बना के आपको ड्राइव में अभी हम अपलोड करेंगे, कर रहे भी हैं। तो उस तरह से तो आप सारे एग्जाम पे प्रिपेयर कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी सीखना, आपको भी सीखना है, और आपका लेवल अच्छा हो जाएगा अगर आप गेट के क्वेश्चन, नेट के क्वेश्चन अगर कर पा रहे हो, क्योंकि गेट और नेट MSc लेवल के एग्जाम है। हालांकि बात वही है, जैम और उसका लेवल लगभग बराबर ही आजकल हो रहा है, क्योंकि जैम का लेवल इतना उठ गया है ना कि गेट और नेट के बराबर ही धीरे धीरे आ रहा है।
जैसे JEE इतना डिफिकल्ट हो चुका है, तो वैसे एग्जाम भी आजकल धीरे धीरे डिफिकल्ट हो रहा है एक्चुअली, वो है। सर हाँ सही बोल रहे हो आप, नेट का पेपर काफी अच्छा था। और सर वो भी था कि क्वेश्चन बन रहे हैं स्टैट्स के, हाँ जो पढ़ा है ना, वैसे यही क्वेश्चन था, मतलब बन जाएगा थोड़ा सा हाँ, एफर्ट मारेंगे। जब भट मारी सर, जो लोग PIQ कर लिए गेट उठ के पिछले 8-10 साल के क्वेश्चन अगर कर लिए, तो अगली बार क्या ही नया आ जाएगा, बहुत नया भी आ जाएगा। तो अगर आपने 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं और अगर आपसे नहीं हो रहा है, तो क्या आपको लगता है वो बच्चा कर लेगा जो करके नहीं गया PYQ? सिंपल सी बात है ना। तो अगर कट ऑफ मान लो 30-40 नंबर जाएगी, या एडमिशन 30-40 नंबर पे हो रहा है, तो आपका ही एडमिशन होगा, 30-40 नंबर आते हैं तब भी। अब वो बच्चा जो PYQ किया ही नहीं, नेट गेट जैम इन सब का PYQ किया ही नहीं, अब वो सीधा एग्जाम में देखेगा, तो कैसे कर लेगा सॉल्व? जब आपने इतना प्रैक्टिस किया और आपसे नहीं होगा एग्जाम में, तो उनसे कैसे हो जाएगा? ठीक है, चलिए ओके, तो आगे बढ़ते हैं, सिलेबस कंटिन्यू करते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था डीजेनरेट रैंडम वेरिएबल, बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में थ्योरम्स बाकी है, तो उसको कंटिन्यू करते हैं। बाइनोमियल कंटिन्यू करते हैं, फिर नेगेटिव बाइनोमियल, फिर ज्योमेट्रिक, है ना। जैसे बाइनोमियल और बर्नौली में जो रिलेशन है, बाइनोमियल एंड बर्नौली में जो रिलेशन है, वो रिलेशन नेगेटिव बाइनोमियल और ज्योमेट्रिक में है, वो रिलेशन गामा और एक्सपोनेंशियल में है। तुम्हें समझ आ रहा होगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। सो पर्टिकुलर केसेस हैं, है ना। सो बाइनोमियल का पर्टिकुलर केस बर्नौली है, नेगेटिव बाइनोमियल का पर्टिकुलर केस ज्योमेट्रिक है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पर्टिकुलर केस एक्सपोनेंशियल है, गामा डिस्ट्रीब्यूशन का पर्टिकुलर केस काई स्क्वायर है। तो ये सब इंटर रिलेशन आपको जानना पड़ेगा, जिसमें एग्जाम में यूज होता है। चलिए अभी हम डिस्कस करते हैं। सो बाइनोमियल को थोड़ा सा थ्योरम्स देख लेते हैं। सो हमने PMF लास्ट क्लास में देखा ही था। ठीक है, तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सिंपल इसका नोटेशन था x इज बाइनोमियल n, p। ठीक है, x का जो मीनिंग होता है कि नंबर ऑफ सक्सेस इन n बर्नौली ट्रायल्स। बर्नौली ट्रायल्स आर IIT ट्रायल्स, सो n बर्नौली ट्रायल्स। ठीक है, तो इसका सपोर्ट हमने देखा ही था लास्ट क्लास में कि सपोर्ट जो होगा 0, 1, 2 अप टू n होगा। PMF, जो PMF है, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू स्मॉल x NCx p की पावर x 1 माइनस p की पावर n माइनस x, x की वैल्यू 0, 1, 2 डॉट 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 डॉट, इस तरीके से n तक, तो n तक हो जाएगी। और CDF लिख सकते हो वैसे ही, हमने डिस्कस किया था मीन। सो मीन इसका NP वेरिएंस NPQ, ठीक है, MGF Q प्लस P E की पावर T, इसकी पावर N, ठीक है। तो NP NPQ Q प्लस P की पावर T, Q इज 1 माइनस P एक्चुअली। सो ये हमारे पास थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन थे, बाइनोमियल का हो गया। ठीक है, अब थ्योरम्स में क्या है कि हमने देखा था कि जो बर्नौली है, इसमें n की जगह आप 1 रख दो, तो जहां जहां n आपको दिख रहा है, n की जगह 1 प्लेस कर दो आप, तो ये बर्नौली हो जाएगा, बाइनोमियल ही बर्नौली हो जाएगा। सो बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन में एक ही ट्रायल होता है, इसका मतलब उस ट्रायल पे या तो सक्सेस आएगा या फेलियर आएगा, है ना। तो जो स्मॉल p होता है, सो स्मॉल p इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल। सो ये होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, है ना। और जो Q बोलते हैं हम लोग, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, फेलियर इन वन ट्रायल, इस तरीके से। सो P प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन वन ट्रायल, Q जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इन वन ट्रायल, इस तरीके से आ जाएगा। सो ओके, आगे बढ़ते हैं। सो थ्योरम क्या है कि जनरली अगर मैं क्वेश्चन से स्टार्ट करूं कि लेट x1 एंड x2 आर IID, तो मैंने IID लास्ट में बताए थे,
इंडिपेंडेंट एंड आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड। इंडिपेंडेंट क्या होता है कि ज्वाइंट पीएमएफ, लास्ट बार दिखाया था मैंने जस्ट इंट्रोड्यूस करके। सो जो ज्वाइंट पीएमएफ है इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मार्जिनल, मतलब अलग अलग प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी वी, बिल्कुल वही है, बस ए की जगह एक्स बराबर स्मॉल एक्स, बी की जगह वाई इज इक्वल टू स्मॉल वाई, जो लास्ट क्लास में बताया था मैंने। सो लेट x1 x2 आर आईआईडी बर्नौली P, ठीक है। सो जो x1 x2 है वो आईआईडी है बर्नौली विथ पैरामीटर P। सो आपसे पूछा जा रहा है कि देन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x1 प्लस x2 इज, है ना, ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए जिन लोगों को पता है। बर्नौली 2p बर्नौली 2 टाइम 1 माइनस p, कुछ थ्योरम लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे हम लोग। फिर बाइनोमियल 2 कॉमा p एंड बाइनोमियल 2 कॉमा q, क्या आएगा जी? ठीक है ना, तो ये सबको पता होगा आप लोगों को। सो सिंपली मैं थ्योरम लिखाया था उनको नहीं पता है। सो x1 प्लस x2, x1 हैज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, x2 हैज बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन, बोथ आर, यहाँ आईआईडी लिखा है, मतलब इंडिपेंडेंट भी आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसका जो सम होगा दैट विल बी, तो सिंपल है ना, इसका एक सॉल्व भी आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप चाहो तो प्रूफ भी कर सकते हैं, इजी है प्रूफ। ऐसे इसका प्रूफ दो तरीके से होता है, एमजीएफ से भी होता है, एमजीएफ यूज करके इजीली हो जाएगा, और दूसरा तरीका है एमजीएफ नहीं करोगे तो आप पीएमएफ के थ्रू कर सकते हो। ये है ना, जैसे मान लो x1 क्या है, x1 बर्नौली है तो 0 1 सपोर्ट होगा, x2 क्या है, बर्नौली है 0 1 सपोर्ट होगा। अब x1 प्लस x2 का सपोर्ट क्या हो सकता है, तो आप अगर ऐड करके देखो तो क्या मिलेगा आपको, या तो 0 या 1 या 2, ये पॉसिबिलिटी है। अभी हर पॉइंट पे आप मास निकाल लो चाहो तो वैसे ही हो जाएगा प्रूफ। दूसरा तरीका एमजीएफ से है कि अगर इंडिपेंडेंट रैंडम वेरिएबल है तो एमजीएफ ऑफ x1 प्लस x2 इज इक्वल टू ऐसा होता है mx1t mx2t। ये मुश्किल नहीं है, एमजीएफ डिस्कस किया ना हमने, तो देख लो अगर मैं इसको वेरीफाई करके दिखा दूं। सो इफ x1 एंड x2 आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, रैंडम वेरिएबल, देन सो क्या होगा, अगर मैं फाइंड करता हूं mgf ऑफ x1 प्लस x2 इन टर्म्स ऑफ t, मैं क्या फाइंड कर रहा हूं, mgf ऑफ, मतलब ये टेक्निक जितने थ्योरम्स लिखूंगा सब प्रूफ हो जाएगा, जो भी सम वाले फॉर्मूले, जो भी सम वाले थ्योरम्स लिखूंगा वो इस टेक्निक से सारे प्रूफ हो जाएंगे, अगर प्रूफ करना हो तो यहाँ पे क्या होगा कि m ऑफ x1 प्लस x2, द डेफिनेशन के थ्रू e की पावर t x1 प्लस x2, सो एक्सप्रेशन e की पावर t x1 e की पावर t x2, इसको अलग अलग कर लो, e की पावर t x1 इंटू e की पावर t x2, और इसको ब्रेक करोगे तो क्या हो जाएगा, सो ये किसका, अच्छा ब्रेक कैसे हुआ, तो ये हमने एक्सपेक्टेशन को अलग अलग करो, ये x1 का फंक्शन है, x2 का फंक्शन है, ये ज्वाइंट है, अभी एक साथ है ना, ज्वाइंट मतलब ये दोनों वेरिएबल एक साथ है, हमने एक्सपेक्टेशन को ब्रेक कर दिया यूजिंग इंडिपेंडेंस। तो इंडिपेंडेंस की प्रॉपर्टी होती है कि ज्वाइंट को है ना प्रोडक्ट ऑफ मार्जिन से लिख सकते हैं, तो ये मैं थोड़ा यूज कर रहा हूँ प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंस वाली। तो इस चीज को ऐसा मैंने लिखा है क्योंकि इंडिपेंडेंट है इसीलिए, और इंडिपेंडेंट इसका डेफिनेशन क्या है, ये किसके इक्वल होगा पहला टर्म बताइए फर्स्ट, सो ये mx1 है ना, सो mx1t और mx2t, तो यहाँ से ये हो गया सिंपली। और आप अगर आपको प्रूफ में अगर पिछले थ्योरम प्रूफ कर दूं मैं इससे, मान लीजिए एक टेक्निक, दो टेक्निक बताया मैंने, एक टेक्निक ये है, एक टेक्निक है कि आप x1 प्लस x2 बराबर 0 फाइंड करो, प्रूफ का दूसरा टेक्निक ये है कि 1 फाइंड करो, तो आप देखोगे ये वही आएगा जो बाइनोमियल 2, p का पीएमएफ निकल के आ जाएगा अगर आप इसको प्रूफ करना चाहोगे। सो दो तरीका प्रूफ करने का है, एक तरीका ये है। अब प्रूफ थोड़ा देखना इसलिए भी जरूरी है, कई बार जरूरी नहीं कि आपको एग्जाम में थ्योरम याद हो, तो अगर थ्योरम याद नहीं है तो आपको एग्जाम में सॉल्व करने के लिए वही करना पड़ेगा जिस तरीके से थ्योरम प्रूफ हुआ है। कैसे सॉल्व करोगे क्वेश्चन को, या तुक्का लगाओगे, नहीं तो आपको करेक्ट आंसर चाहिए, तो आप बिल्कुल उसी वे में प्रोसीड करोगे उस क्वेश्चन को जिस वे में थ्योरम का प्रूफ होता है।
या थ्योरम याद है तो डायरेक्टली टिक कर लोगे, नहीं याद है तो कैसे करोगे, तुक्का लगाओगे, नहीं लगाओगे तो कैसे करोगे फिर, तो उसको तुम प्रूव करके देखोगे। तो वो तरीका है। प्रूफ जानने का एक फायदा ये भी है कि थ्योरम्स याद नहीं है तो आप वहां पे थोड़ा टाइम देके कर सकते हो। ये है। तो कई बार मुझे भी देखो कुछ क्वेश्चन पूछोगे जो मुझे थ्योरम याद नहीं होगा तो मैं उसको डिटेल में वैसे ही करके देखूंगा जैसे थ्योरम का प्रूफ होता है, आंसर फिर भी आएगा। सो इस तरीके से आप फाइंड कर लो, और फाइंड करना इजी क्यों है, सो इससे अगर आप फाइंड करोगे तो क्या होगा, अब आपको x1 + x2 0 प्रोड्यूस करना है, x1 x2 की यही पॉसिबल वैल्यूज है, तो अब देख लो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो x1 + x2 0 कब हो सकती है, जब x1 भी 0 हो x2 भी 0 हो, और कोई पॉसिबिलिटी तो है ही नहीं। तो इसको आप अलग अलग करके लिख सकते हो कि x1 भी 0 होगा x2 भी 0 होगा। अब ये अलग अलग कैसे कर दिया, इंडिपेंडेंट यूज करके। इंडिपेंडेंट में क्या होता है कि तुम ज्वाइंट को, मैं ऐसा लिखता x1 = 0, x2 = 0, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ a इंटरसेक्शन b = pa × pb, तो pa × pb, तो अलग कर दिया मैंने। अब इन दोनों की प्रोबेबिलिटी आपको ऑलरेडी पता है क्योंकि ये दोनों बर्नौली है, तो पुट कर लोगे तो ये 0 पे क्या होता है 1 - p, सो 1 - p का स्क्वायर हो गया, मतलब q स्क्वायर हो गया ना, इस तरीके से आ गया। ऐसे ये भी कर दोगे कि सम 0 1 कब आएगा, तो ये 0 ये 1, या ये 1 ये 0, तो दो टर्म आएंगे यहाँ पे, दो कंडीशन आएंगी। तो अब यहाँ सॉल्व करोगे तो ये आंसर आएगा आपका 2 टाइम p × q, इस तरीके से आएगा। फिर इसको सॉल्व करो, x1 + x2 2 कब आएगा, तो x1 को 1 होना पड़ेगा, x2 को 1 होना पड़ेगा, और कोई पॉसिबिलिटी तो है नहीं, 1 + 1 2, तो x1 = 1 प्रोबेबिलिटी × x2 = 1 प्रोबेबिलिटी, तो x1 = 1 क्या है p, x2 = 1 क्या है p, तो p स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप चेक कर लो, ये वही पीएमएफ है, आप बायोमेम में लिख सकते हो। तो ये जो पीएमएफ है दिस इज समथिंग लाइक, सो प्रोबेबिलिटी x1 + x2 = r इज समथिंग लाइक 2cr p की पावर r 1 - p की पावर 2 - r। अब चेक कर लो, चाहो तो r को एक बार 0 रख के देखो, वही आएगा 1 - p स्क्वायर। r की जगह 1 रख के देखो आप, ये मिलेगा आपको। r के प्लेस पे आप 2 रख के देखो, आपको ये मिलेगा। सो दिस समराइज्ड एज दिस। सो ये किसका पीएमएफ है, बायोमेल 2, p का। तो इससे आंसर आ गया। इसका दूसरा प्रूफ टेक्निक क्या है, सो दूसरा टेक्निक आपके पास ये है जो मैं कर रहा हूं अभी, कि मैं x1 + x2 का mgf निकाला, तो हालांकि ये थ्योरम होता है, अब मैं थ्योरम को यूज कर रहा हूं, मतलब अगर इंडिपेंडेंट है तो ये होगा, मतलब आगे लिख लो यहाँ पे। सो ये है, अब इसको मैं यूज कर रहा हूं पिछला वाला थ्योरम प्रूफ करने के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूं, m of x1 + x2, t। देखो कई बार थ्योरम तुम्हें समझ नहीं आएगा, प्रूफ भी समझ नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करो। क्वेश्चन जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें एग्जैक्टली वहां क्लिक करेगा, अच्छा वो थ्योरम ऐसे यूज हो रहा है यहाँ पे, या मुझसे जब डाउट पूछोगे जब मैं यूज करूंगा तो आपको ये समझ आएगा कि उस थ्योरम को ऐसे यूज करना था ना। कई बार बच्चे थ्योरम रट्टा मार रहे होते हैं लेकिन क्वेश्चन के टाइम पे याद ही नहीं आता, तो क्वेश्चन के थ्रू आपको समझना आसान होगा थ्योरम्स को। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये पुट कर लो, तो mx1t है ना जी। सो x1 का mgf क्या होता है, बर्नौली p का mgf क्या होगा, q + p × et। हाँ, सो ये हो गया आपके पास q + p e⁻t, इसकी पावर 1। वैसे x2 का भी q + p e⁻t, इसकी पावर 1, तो दोनों मिलके हो गया स्क्वायर, ऐसा हो गया। सो q + p e⁻t का स्क्वायर हो जाएगा, तो ये आ गया आपके पास। और आप चेक करो ये किसका mgf होता है, आपको पता है कि mgf यूनिकली डिटरमिन्ड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये mgf एक ही डिस्ट्रीब्यूशन का हो सकता है, इसके करस्पॉन्डिंग कोई दो डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट नहीं मिल सकते। सो यू कैन आइडेंटिफाई दिस mgf एंड यू कैन गेट द डिस्ट्रीब्यूशन। सो सिंपली आपको दिख रहा है q + p e⁻t की पावर n, सो दिस मीन्स, सो दिस प्रूव्स दैट, सो ये प्रूव करता है कि जो x1 + x2 है वो बाइनोमियल 2, p है। सो जो x1 + x2 है बाइनोमियल 2, p होगा, इस तरीके से, ठीक है। सो ऐसा आ जाएगा। चलिए, तो यहां से ये प्रूफ कर दिया, दो तरीके से प्रूफ कर दिया, दोनों तरीके से, तो बाकी थ्योरम्स भी ऐसे प्रूफ हो जाएंगे। तो एक मैं लिखा हूं, ये क्वेश्चन था इसलिए सॉल्व कर दिया, अब ऐसा थ्योरम इसको लिख देता हूं मैं, ठीक है। तो एज अ थ्योरम लिखूंगा, है ना, या आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि जो x1 था बर्नौली p है, बर्नौली p का मतलब है, या
तो इक्वल टू ऊपर डी लिख रहा हूं, उसका मतलब आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ठीक है। सो इक्वल टू ऊपर डी लिखा है, बाद में ये नोटेशन, इन्फरेंस में ये नोटेशन आएगा, तो ये है कन्वर्जेस इन डिस्ट्रीब्यूशन, ये अलग चीज है और वो अलग चीज है, ठीक है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आप लिखते हो x इक्वल टू a और x टेंस टू a, ये अलग है और ये अलग है लिमिट में, दोनों का मीनिंग अलग अलग है ना। तो ये वैसे ही है यहाँ भी, कि वो है डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का सेम है, यहाँ दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम है, तो वहाँ डिस्ट्रीब्यूशन एग्जैक्टली सेम है, यहाँ कन्वर्ज करेगी इन डिस्ट्रीब्यूशन टू, तो जब n टेंस टू इन्फिनिटी होगा तब जाकर डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का इक्वल होगा, उस तरीके से। सो तो ये हमारे पास है बर्नौली P, x1 इज बर्नौली P, तो ये आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड है बाइनोमियल 1, P के साथ। एंड सिमिलरली दूसरा भी ऐसे ही था, तो सो x1 x2 बोथ आर दिस। सो आपको ऐसे याद रख सकते हो, होता क्या है कि ये फर्स्ट कंपोनेंट इंक्रीज होता है, इसमें बाइनोमियल में फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होता चला जाएगा, सेकंड कंपोनेंट कॉमन होनी चाहिए, मतलब दूसरा जो पैरामीटर है वो कॉमन होने चाहिए। सो ये हो जाएगा, तो x1 प्लस x2 है। अगर 3 होता है यहाँ पे, तो मैं जो थ्योरम लिख रहा हूँ उसके हिसाब से देख लीजिए आप, कि लेट मान लो x बोल देता हूं मैं इसको, x1 प्लस x2 डॉट 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 xn, दिस इज, क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगा इसका? सर बाइनोमियल है। सो बाइनोमियल n, p, ठीक है। तो ये सम हो गया बाइनोमियल n, p हो गया आपके पास। प्रूफ, बिल्कुल प्रूफ वही पिछला जो लिखा है वही जनरलाइज होगा n के लिए। दोनों अप्रोच है आपके पास, पीएमएफ अप्रोच भी है और एमजीएफ अप्रोच भी है, दोनों से प्रूफ हो जाएगा। सो ये आपके पास याद रखना है कि सम ऑफ बर्नौली रैंडम वेरिएबल इज बाइनोमियल, आईआईडी यहाँ पे लिखा है। इसको जनरलाइज करेंगे तो जनरल केस में ऐसा होगा कि लेट, ठीक है बर्नौली में ठीक है, अगर थोड़ा सा मैं जनरलाइज बाइनोमियल केस में करूं कि मान लीजिए ऐसा है कि लेट x1, x2 अप टू लेट से xk, या मान लो xk है, दे आर IID बाइनोमियल n, p। अब ध्यान दो, x1 का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल np, x2 का डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल np, x3 का भी डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np, xk का भी डिस्ट्रीब्यूशन है बाइनोमियल np। सो ईच k रैंडम वेरिएबल लिया मैंने, ईच हैज सेम डिस्ट्रीब्यूशन एंड दे आर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूशन बाइनोमियल np। तो आपसे मैं पूछूंगा कि सम का क्या होगा उस केस में, जो xk है इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? बाइनोमियल k, p। सो बाइनोमियल k क्यों होगा? ध्यान दो, फिर से पढ़ो स्टेटमेंट। सर उधर हाँ क्या होगा? समेशन होगा। हाँ समेशन, किसका समेशन? मैंने कहा फर्स्ट कंपोनेंट ऐड होता चला जाएगा ना, हाँ तो n प्लस n प्लस n प्लस n कितनी बार? k टाइम, कितना हो जाएगा ये? n टाइम्स k, p। ध्यान दो, जैसे इस वाले को मैं जनरलाइज करूं, जो इधर लिखा हुआ है उसको जनरलाइज करता हूं। सो x1 इज बाइनोमियल लेट्स से n1, p एंड x2 इज बाइनोमियल n2, p, ठीक है। तो आपसे पूछूं मैं, एंड दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है, दे आर इंडिपेंडेंट। देन x1 प्लस x2 का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? बाइनोमियल n1 प्लस n2, p। n1 प्लस n2, p, इस तरीके से। तो ये हो गया बाइनोमियल n1 प्लस n2, p। सो वही चीज यहाँ अप्लाई हुआ है, इसको मैं एनालाइज कर सकता हूँ, इसको भी ऐसे ही। सो इस स्लाइड में जो भी है आपको एक बार पढ़ के देख लो, कहीं डाउट है तो बताओ। ये सब क्वेश्चंस एग्जाम में इसी का फ्रेम होंगे, इस तरह से बहुत सारे थ्योरम्स आगे लिखूंगा तो इस पे ही क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, तो आपको समझ आना चाहिए हो क्या रहा है। ये वाला
yes. इसको देखो, ये देखो ध्यान से, यही हुआ है यहाँ पे। x1 बाइनोमियल n1p, x2 बाइनोमियल n2p, दे आर इंडिपेंडेंट। यहाँ आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है क्योंकि दोनों का पैरामीटर बदल गया ना, यहाँ n1 पैरामीटर, यहाँ n2 पैरामीटर है, दोनों का पैरामीटर चेंज हो गया। तो x1 प्लस x2 हो गया बाइनोमियल n1 प्लस n2 कॉमा p हो गया आपके पास, ठीक है। सो इस तरीके से, जैसे अगर मैं इसको, इसी को मैं जनरलाइज फॉर्म में अगले स्लाइड में लिखता हूँ, देखो तो ये ऐसा है, मतलब कि ये जो थ्योरम है कि x1 is binomial n1 comma p, x2 is binomial n2 comma p dot 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 dot, xk is binomial nk comma p, इस तरह से है, एंड दे आर क्या है, सो दे आर इंडिपेंडेंट, ठीक है। देन अब ध्यान दो, आपसे पूछेगा सो ईच इंडिविजुअल रैंडम वेरिएबल देयर आर k नंबर ऑफ रैंडम वेरिएबल, इस तरह से है। अब देन जो x है यहाँ पे x1 प्लस x2 डॉट 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 xk, तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा? Binomial with summation of ni, where I from 1 to k and p. हाँ, तो ये आपका हो गया, सो बाइनोमियल समेशन एन आई फ्रॉम 1 टू k कॉमा p, इस तरीके से हो गया। बाइनोमियल समेशन एन आई फ्रॉम 1 टू k कॉमा p, तो इस तरीके से है, ठीक है। ठीक है भाई, तो इसी का पर्टिकुलर केस वहां पे था कि अगर ये np सब np हो जाए तो यहाँ n k टाइम ऐड होगा तो n टाइम k हो जाएगा, ये यही थ्योरम पीछे था। तो ये थोड़ा जहाँ n हर जगह इक्वल है, सबका सेमी डिस्ट्रीब्यूशन था बाइनोमियल np, तो इसी का जनरलाइज केस यहाँ पे आ गया, ठीक है। ये प्रूफ इसका वैसे ही होगा जी। तो ठीक है, तो बोलो सर, इसका रिकरेंस रिलेशन रहेगा? रिकरेंस रिलेशन थोड़ा एक्सप्लेन करो, क्या पूछना चाह रहे हो? अरे सर, मेरा एक है ना कि रिकरेंस रिलेशन भी है ना सर, वो सिलेबस नहीं, वो सब कहाँ है, देखते हैं, वो आगे देखेंगे। अभी जो मेन है वही करा रहा हूँ, उसको रहने दो। यहाँ पे क्या है, आपको मेनली देखना है उसकी प्रॉपर्टीज और इंटर रिलेशंस क्या है। तो अभी बाइनोमियल देख रहे हैं हम लोग, सो उसकी जरूरत नहीं है, जो होगा मैं करा दूंगा उसमें, डोंट वरी। सो आगे देखो, जैसे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं, ट्राई करो, तो उसके बाद मैं आगे आऊंगा। क्वेश्चन ये है, जस्ट हमारे क्लास का हम किया था, मान लो ऐसा है कि इफ x इज बाइनोमियल 3,1/3, देन अब जरा इसका बताओ, ऑप्शन ए मीन क्या होगा, ऑप्शन बी मीडियन क्या होगा,
एंड मोड क्या होगा? आगे थ्योरम पे बेस नहीं है तो वो कर लो क्वेश्चन आप। mean one मीडियन भी वन, मीन वन, मीडियन वन, ओके। मोड 1 एंड 2, मोड क्या होता है? मोड एक्स की वैल्यू होती है जहां पे पीएमएफ मैक्सिमम हो, ठीक है। वेरिएंस 2/3। मोड क्या होगा? मोड मतलब इसकी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी किस पॉइंट पे आएगी? अच्छा मीन, मोड मीन तो आई थिंक मीडियन। हाँ मीन, हाँ मोड 0 होगा ना? क्यों? सर 1 होगा मोड। चेक करो किस पॉइंट पे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं ऐसे सिंपली 0 पे चेक करूं तो 0 पे आंसर आ जाएगा 2/3 क्यूब, यही ना। और x बराबर 1 अगर आप चेक करोगे सो 3c1 3 टाइम, है ना। हाँ 0 पे मतलब नो सक्सेस ना, 3 टाइम एक सक्सेस, 1/3 2/3 का स्क्वायर, इस तरीके से। सो इस तरीके से हो जाएगा 0 2/3 का क्यूब, x बराबर 1, x बराबर 2 पे 3 टाइम 1/3 स्क्वायर इंटू 2/3, 3 पे 1/3 का क्यूब। चेक करो तो अब डिसाइड करो क्या होगा। वन ही है तीनों, तो पता तो है ना। तो है ना किसकी वैल्यू हाईएस्ट है, देख लो। मोड का मतलब किसकी वैल्यू हाईएस्ट है। सर 0 तुम कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो ना, कैलकुलेटर अलाउड है, क्या कंफ्यूजन में पड़ रहे हो। तो एक बार कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लो कितना आ रहा है डेसिमल में, सबको डेसिमल में निकाल लो, फिर देखो एक बार दिख जाएगा। कभी कोई 0 बोल रहा है, कोई 1 बोल रहा है। सर 1 ही होगा। ओके डिसाइड कर लिया हमने, ये ओके है। किसी को कंफ्यूजन है कोई? एनीवन हैज एनी डाउट इन दिस? ओके आगे बढ़ते नहीं है तो
सर मोड बता दो फिर एक बार। अरे मोड का मतलब क्या होता है? आप मुझे मोड का डेफिनेशन बताओ शांत। मोड का डेफिनेशन क्या है? सर जिस पॉइंट पे हाईएस्ट मास होता है। यस, एक्स की वो वैल्यू जिस पे हाईएस्ट पीएमएफ हो। तो आप ये कैलकुलेट करो ना कैलकुलेटर से, और देखो जिस पे सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, जो सबसे लार्ज होगा वो वाली एक्स मोड हो जाएगी। तो अभी कैलकुलेशन करो। एग्जाम में आपके स्क्रीन पे कैलकुलेटर भी रहेगा, जैम गेट दोनों एग्जाम में। सो आप वैल्यूज निकालो और देखो जो हाईएस्ट आ रही है वो आपका करेक्ट है। तो यहाँ से भी दिख जाएगा ना, 8/27 है, ये 12/27 है, ये 12/27 है, 12 ही है, सॉरी 6 है यहाँ पे। तो ये 6/27 है और ये आपका 1/27 है। बताओ कौन सा लार्जेस्ट है? ये। तो ये हो गया। तो 1 इज द मोड। क्लियर है भाई? देख लो। हालांकि एक रिजल्ट भी है। तो रिजल्ट ये है कि अगर ऐसा हो, इफ x का मान लो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है n, p एंड np कोई इंटीजर आ जाए, सो np इज इंटीजर, मतलब क्या नेचुरल नंबर ही होगा। सो इंटीजर बोल दो, पॉजिटिव इंटीजर आ जाए मान लो, np इज पॉजिटिव इंटीजर, देन मीन, मीडियन, ये कोइंसिडेंस नहीं है 1 1 1 होना, ये जनरल रिजल्ट है, मोड, तीनों आपका उसी n इंटू पी के बराबर आएगा। ठीक है? सो अगर x बाइनोमियल np और n इंटू पी कोई पॉजिटिव इंटीजर है, n इंटू पी यहाँ पे क्या आ गया? 1 आ गया। अगर मान लो 3 इंटू मैं 2/3 दे दिया होता, फॉर एग्जाम्पल 3,2/3, तो np कितना होता? 2 हो जाता। तो मीन मीडियन मोड तीनों 2 हो जाता। अगर मैं 5,1/5 दे दूं तो भी मीन मीडियन मोड 1 ही रहेगा। ठीक है? सो अगर np कोई पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो आपको मीन मीडियन मोड इक्वल रहेगा। अगर कोई फ्रैक्शन आ रहा फिर आपको चेक करना पड़ेगा इस तरीके से ही। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्वेश्चन और लिखो, फिर मैं नेगेटिव बाइनोमियल पे आऊंगा। तो एक क्वेश्चन, हाँ यस, तो ये तो हो गया मीन मीडियन मोड जब इंटीजर हो। इनफैक्ट किसी भी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, अगर मैं एक बात करूं तो x अगर बाइनोमियल n, p है तो उसमें जो मीडियन होगा, जो मीडियन है वो ग्रेटर देन इक्वल टू फ्लोर फंक्शन np सीलिंग फंक्शन np। अब ये आइडिया है, इसके बीच ही रहेगा वो। अब ये फ्लोर फंक्शन सीलिंग फंक्शन क्या है? जैसे 1.5 है तो 1.5 का फ्लोर फंक्शन 1 हो गया, जिसको ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन भी बोलते हैं। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का ही दूसरा नाम फ्लोर फंक्शन है। तो देखो मैंने यहाँ पे ये लगाया, मतलब ये फ्लोर फंक्शन है। तो अगर यहाँ 1.5 अगर आता है np तो उसकी वैल्यू 1 लेंगे यहाँ पे हम। अगर np 1.5 आता है तो उसकी ये सीलिंग फंक्शन है। सीलिंग फंक्शन का मतलब हो गया लोएस्ट इंटीजर फंक्शन, और जो फ्लोर फंक्शन है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहाँ मैंने इस तरह से नोटेशन लिखा है। ठीक है? तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल np कहीं 1.5 आ गया तो इसका मतलब है कि मीडियन हमेशा np तो 1.1, और यहाँ np का सीलिंग फंक्शन 2। सीलिंग फंक्शन मतलब अगला इंटीजर चूज करो, और फ्लोर फंक्शन मतलब उससे पिछला इंटीजर चूज करो। जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में क्या करते हो, कोई फ्रैक्शन है तो उसकी वैल्यू जो आती है ग्रेटेस्ट फंक्शन से पिछला इंटीजर आती है, और लोएस्ट इंटीजर फंक्शन में उसकी अगली इंटीजर वैल्यू आएगी। तो इसी बीच में हमेशा मीडियन रहेगा, चाहे कोई बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन है, मीडियन की वैल्यू इसी रेंज में लाई करेगी। चलिए क्वेश्चन लिख लीजिए। तो अभी के लिए बाइनोमियल का ये अभी एक क्वेश्चन लिखते हैं, उसके बाद फिर हम नेगेटिव बाइनोमियल स्टार्ट करेंगे। ठीक है भाई? तो क्वेश्चन ये है कि सो अ फेयर डाइस टॉस्ड n टाइम, ठीक है ना,
ये जैम में भी आ चुका है हालांकि। अ फेयर डाई इज टॉस्ड, मतलब इस तरह क्वेश्चन n टाइम्स। सो अ फेयर डाई इज टॉस्ड n टाइम्स, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग the probability of getting at least 1/6. So probability of getting at least 1 times 6 is at least 0.5. Then minimum value of n is, तो जिन लोगों ने जैम का पीवाई की सॉल्व किया है तो इस तरह क्वेश्चन जैम में भी आ चुके हैं, बताइए। सो ट्राई करो आराम से, टेक 2 मिनट टाइम, बताओ। सर 4। हाँ एक मिनट मैं बाहर गया था। हाँ क्या आंसर आया? सर 4। 4। ओके, ऑप्शन ए 4। चलो मार कहाँ रख दिया। हाँ तो ऑप्शन ए इज 4। बताइए बाकी लोग। हाँ सर 4 ही आएगा। दो लोगों ने बताया, बाकी लोग। ठीक है चलो, अब सॉल्व कर देता हूँ। तो ये आगे बढ़ूँ, हो गया सबका? नहीं हुआ? अच्छा
देखो सो क्या बोल रहा है क्वेश्चन ये कि fair die is tossed n times, a probability of at least 1 times 6, तो x मान लो number of times getting 6, तो बताओ जी इसका डिस्ट्रीब्यूशन क्या आएगा x का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x क्या होगा, नहीं वो तो सपोर्ट हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन हाँ वो सपोर्ट है, ठीक है ना, बाइनोमियल n, 1/6। नाउ दे आस्क्ड यू दैट, आपसे पूछा है इसमें कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 टाइम्स 6, तो मतलब प्रोबेबिलिटी x मोर देन इक्वल टू 1, इसका मतलब हो गया एटलीस्ट 1 टाइम्स 6 इज एटलीस्ट 0.5, इज एटलीस्ट 0.5 मतलब 1/2 है ना, यहाँ 0.5 लिख लो। अब इसको सॉल्व कर लो, इससे मिल जाएगा आपको आंसर। देखो तो इसको तुम अगर सिंप्लीफाई करोगे, कॉम्प्लीमेंट लेके आसान रहेगा, तो 1 माइनस, आप ये जानते हैं कि इसकी वैल्यू 0, 1, 2 अप टू n तक हो सकती है, तो जो x है उसकी वैल्यू 0 से n तक है, तो यहां से 1 माइनस प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 0 रहेगा, इज मोर देन इक्वल टू 0.5, सो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी एट 0 क्या होता है, q की पावर, मतलब q कितना हो जाएगा 5/6 इसकी पावर n, सो मोर देन इक्वल टू 1/2। अब सिंप्लीफाई कर लो, सो यहां से अगर सॉल्व करोगे सो 5/6 की पावर n जो है, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 1/2। अब देखो n क्या मिनिमम रखोगे ताकि इसकी वैल्यू 1/2 से कम आ जाए, तो चेक कर लो, n 4 से स्टार्ट होगा, अब ये कैलकुलेटर अलाउड है, आप कैलकुलेटर ट्राई कर लो, ठीक है ना। सो आप यहाँ चेक करो n मिनिमम क्या रखो, जब 1 रखेंगे तो 5/6 लेस देन 1/2, नो, 2 रखेंगे 25/36, तो कैलकुलेटर यूज करो एंड देन देखो n मिनिमम क्या रखोगे तो ये आएगा, एक बार चेक कर लो ये क्या सही है। अब जिन हाँ सर इसमें लॉग लगा के लॉग नहीं लगा सकते ना, अलग करने के लिए लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, लॉग से भी हो जाएगा, तो लॉग से करें। माइनस में आ गया आंसर सर। अरे नहीं माइनस कैसे आ जाएगा, देखो सो हाँ चेक कर, लॉग लगाओ, सो लॉग लगाओगे n log 5/6 लेस देन इक्वल टू लॉग, अब तुम्हें ध्यान ये रखना है, देखो ध्यान से अभी, सो हमने क्या किया, बोथ साइड लॉग ऑपरेट किया, तो लॉग क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इनइक्वालिटी को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो ध्यान रखना पड़ता है कि जो फंक्शन तुम ऑपरेट कर रहे हो वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तुम्हें याद है नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे दोनों इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, क्यों ऐसा होता है, क्योंकि -x फंक्शन डिक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसलिए तुम्हें चेंज करना पड़ता है, तुम दोनों तरफ पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करो सेम साइन रहती है, क्यों, क्योंकि x इंक्रीजिंग फंक्शन है। सो तो यहाँ लॉग से मल्टीप्लाई किया, मतलब मल्टीप्लाई नहीं, दोनों तरफ लॉग ऑपरेट किया, तो लॉग दोनों तरफ ऑपरेट किया, लॉग इंक्रीजिंग फंक्शन इक्वलिटी को कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखो, ये नंबर बताओ पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, लॉग 1 0 होता है, लॉग x में अगर x 1 से कम है तो नेगेटिव आंसर आएगा, x 1 से ज्यादा है तो पॉजिटिव आंसर आएगा, लॉग 1 0 होता है, तुम सर 0.08 आएगा माइनस में। हाँ तो नेगेटिव है ना, तो जब तुम इधर भेजोगे इसको तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है, तो आपका क्या होगा, यहां से अगर करोगे तो n होगा मोर देन इक्वल टू log 1/2 अपॉन log 5/6। अब कैलकुलेटर से पुट कर लो, ये तो माइनस में आएगा, ये भी ये माइनस log 2 है, तो कैलकुलेटर से यूज कर लो और डिवाइड कर लो, देखो 4 पॉइंट समथिंग आ सकता, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, कितना आ रहा है, कैलकुलेटर यूज कर लो, ठीक है, हाँ 3 पॉइंट समथिंग, हाँ अप्रॉक्स, तो n यहाँ 4 से स्टार्ट होगा, मतलब क्योंकि n तो इंटीजर है ना, तो इस तरीके से होगा। ठीक है,
उससे भी आ जाएगा। एनीवे आगे बढ़ता हूँ। तो हमने अभी डिजेनरेट, बर्नौली, बाइनोमियल डिस्कस किया। क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करो, कोई डाउट होगा डाउट डिस्कस करेंगे। तो सर जी सर वो फंक्शन का बताओ ना फिर से, वो अभी हमने यूज किए थे, वो मीडियन लाई करता है, मीडियन लाई करता है वो लिस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है फ्लोर फंक्शन, ठीक है। और एक यूज किया लोवेस्ट इंटीजर फंक्शन या लिस्ट इंटीजर फंक्शन। सो लिस्ट इंटीजर फंक्शन, जिसका दूसरा नाम है सीलिंग फंक्शन। ये सीलिंग का स्पेलिंग क्या होता है? छत का क्या स्पेलिंग होता है? स्पेलिंग कोई बताओ। CEILI। हाँ ठीक है, तो सीलिंग फंक्शन हो गया। अब इसमें क्या एक्चुअली कि ये आपका ग्रेटेस्ट, इसमें क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास, मैं एग्जांपल के लिए नोटेशन जो यूज कर रहा हूँ ग्रेटेस्ट फंक्शन के लिए, मैं ये वाला यूज कर रहा हूँ, ये वाला नोटेशन। जैसे यहाँ 1.5 है, तो तुम नंबर लाइन पे देखो मेरे भाई, जैसे यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 0 है, सो 1.5 यहाँ पे होगा। तो जब आप ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लेते हो 1.5 पे, तो आप क्या आंसर लिखते हो? तो ये 1 हो गया। और यहाँ पे आप सीलिंग फंक्शन, तो सीलिंग फंक्शन ये मैं नोटेशन यूज कर रहा हूँ। यहाँ अगर 1.5 लिखूंगा तो क्या आंसर आएगा? तो यहाँ इसका अगला इंटीजर लेना है मुझे 2। तो इसका अगर डेफिनेशन लिखोगे तो क्या होता है ये? सो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन और इक्वल टू x, ये हो गया। और इसका मतलब है दूसरा वाला जो है, ठीक है ना, और ये दूसरा वाला जो है इसका मतलब होगा, अगर इसको नोटेशन लिखें वही लिस्ट है ना, ग्रेटेस्ट लिस्ट इंटीजर मोर देन इक्वल टू, ठीक है ना। सो ये हो जाएगा लिस्ट इंटीजर देख लीजिए। तो ये डेफिनेशन है सिंपल। सो कहने का मतलब ये, अगर इंटीजर है तो आंसर इंटीजर ही रहेगा। अगर आपका इंटीजर, दोनों के आंसर इंटीजर रहेगा। अगर नॉन इंटीजर x है, सो देन ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में यू टेक द लेफ्ट इंटीग्रल वैल्यू, लिस्ट इंटीजर फंक्शन में यू टेक द ग्रेटर इंटीग्रल वैल्यू, जस्ट ग्रेटर, है ना। हालांकि इसको मैथमेटिकली ऐसा लिखा जाता है, लिस्ट इंटीजर मोर देन इक्वल टू x। तो x कोई 1.5 है, तो इससे ज्यादा बहुत सारे इंटीजर्स हैं, उसमें सबसे छोटा वाला इंटीजर चूज करो। ये क्या बोल रहा है? ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू x। तो मतलब अगर 1.5 है तो लेस देन इक्वल टू x, तो x से छोटा बहुत सारे इंटीजर है, उसमें ग्रेटेस्ट वाला इंटीजर चूज करो, इस तरह से। ठीक है, आगे बढ़े। तो चलो, तो अभी स्टार्ट करते हैं। नेगेटिव बाइनोमियल, या चलो नेगेटिव बाइनोमियल पहले ज्योमेट्रिक डिस्कस करते हैं। जैसे पहले हमने बर्नौली डिस्कस किए ना, फिर बाइनोमियल डिस्कस किए, तो पहले ज्योमेट्रिक डिस्कस करते हैं, फिर नेगेटिव बाइनोमियल करते हैं। सो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन में क्या है कि दो तरह की चीजें हैं, मतलब इंटरप्रिटेशन के हिसाब से देख सकते हो। तो इसमें दो तरह का इंटरप्रिटेशन है। अगर मैं इधर लिखूं थोड़ा वहां क्या ना, सो देखिए इसमें जो है, जैसे बाइनोमियल का क्या इंटरप्रिटेशन था कि यू हैव n नंबर ऑफ बर्नौली ट्रायल्स, मतलब IID ट्रायल्स,
each trial has only 2 possibilities, success और failure। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि ट्रायल्स आर बर्नौली हेयर ऑल्सो, सो यहाँ भी जो ट्रायल्स है बर्नौली ट्रायल्स ही है, और ईच ट्रायल है यहाँ भी 2 ही पॉसिबिलिटी है, सक्सेस और फेलियर। तो बाइनोमियल में आप नंबर ऑफ सक्सेस काउंट कर रहे थे, यहाँ आप नंबर ऑफ ट्रायल काउंट करेंगे या नंबर ऑफ फेलियर काउंट करेंगे, ठीक है। सो यू कैन काउंट नंबर ऑफ फेलियर टिल यू गेट द फर्स्ट सक्सेस, और यू मे काउंट नंबर ऑफ ट्रायल टिल यू गेट द फर्स्ट सक्सेस। तो मैं देखो डिफाइन करता हूँ, तो एक्स की 2 मीनिंग है, नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, एक ये मीनिंग है। तो आपने जिन लोगों ने नोटिस किया होगा, आप देखते होंगे ज्योमेट्रिक में 2 तरह का पीएमएफ है। आप कहीं देखते होंगे कि q की पावर x इंटू पी रहता है, कहीं q की पावर x माइनस 1 इंटू पी रहता है। तो यही डिफरेंस है दोनों में, और वो आपको अज्यूम नहीं करना कहीं ज्योमेट्रिक लिखा हुआ है। तो आप जैम और गेट के पेपर में अगर ज्योमेट्रिक वर्ड यूज है तो आप देखोगे फर्स्ट पेज पे वो डिफाइन कर रखा होगा कि वो जो ज्योमेट्रिक वर्ड अगर यूज किया ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसका कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा है, तो वो आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगा जैम में, एग्जाम में। सो ये नंबर ऑफ ट्रायल till we get first success, या to get first success, number of trial required to get first success, ऐसा लिख लो, required to get first success। so पहले मैं इंटरप्रिटेशन की बात कर रहा हूँ, फिर मैं डिफाइन करूंगा। so कोई ऐसा रैंडम वेरिएबल है जो फेलियर काउंट कर रहा है पहले सक्सेस आने की, मतलब लाइक कोई एक्सपेरिमेंट है, यू आर डूइंग सम एक्सपेरिमेंट व्हिच हैज ओनली 2 आउटकम, सक्सेस और फेलियर, और ट्रायल। So you are repeating a trial which has only 2 possibilities, success और failure। So आप ट्रायल बार बार उस ट्रायल को रिपीट कर रहे हो, कब तक, जब तक कि पहली सक्सेस ना आ जाए। So जब पहली सक्सेस ना आ जाए तो मतलब ये है कि you may count ट्रायल कि कितने ट्रायल हुए पहले सक्सेस आने तक, और आप काउंट कर सकते हैं कितने फेलियर हुए, फेलियर सक्सेस या फेलियर। सो पहला सक्सेस आने तक कितना फेलियर हुआ। सो उसके हिसाब से 2 डिफरेंट पीएमएफ मेरे पास है, सो 2 डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन है। So x is a number of failures before first success, x is number of trials required to get the first success। तो पहले तो मुझे बताओ यहाँ पे x का सपोर्ट क्या होगा, सोचो, व्हाट डू यू थिंक। पहली बार आपने कोई ट्रायल रिपीटेडली, मतलब अगर कॉइन फेंक रहे हो फॉर एग्जांपल, तो सक्सेस हेड बोल दो, टेल को फेलियर बोल दो मान लो। तो बोल रहा है कि पहली बार हेड आने तक कितने बार फेलियर आएगा, कितने बार टेल आ सकता है। हाँ 0 1 2, ठीक है, ये पॉसिबिलिटी है कि पहली बार हेड आने तक हो सकता है कि पहली बार टॉस किया हेड ही आ गया तो नो फेलियर, तो नो टेल। या हो सकता है कि अगली बार में पहली बार टेल आया फिर हेड आया। सो दिस इज अ सपोर्ट, सपोर्ट मतलब रेंज ऑफ रैंडम वेरिएबल, है ना। सो यू आर काउंटिंग फेलियर टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, पहले सक्सेस आने से पहले कितने फेलियर हो सकते हैं, तो मे बी 0 1 2 3 सो ऑन। अब यहाँ पे आओ, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस। अब पहले सक्सेस आने तक कितने बार आपको उस एक्सपेरिमेंट को करना पड़ेगा, उस ट्रायल को रिपीट करना पड़ेगा। सो यहाँ बताइए x की पॉसिबल वैल्यूज क्या क्या हो सकती है ना। यस, बिकॉज आपको क्या चाहिए, सक्सेस चाहिए। तो भाई आपको एक सक्सेस तो चाहिए ना यहाँ पे, तो एक सक्सेस आने कम से कम एक बार ट्राई तो किया होगा, ऐसा थोड़ी तो बिना कोशिश किए सक्सेस मिल गई, कोशिश तो करनी पड़ेगी कम से कम एक बार। तो एक बार सक्सेस ट्राई कर सकते हो आप। सो नंबर ऑफ ट्रायल्स, हाउ मेनी टाइम्स यू विल ट्राई। सो नंबर ऑफ ट्रायल मे बी 1, मे बी 2, मे बी 3, मे बी 4, इट विल कीप गोइंग, ठीक है। सो ये सपोर्ट है। अगर इस केस में सपोर्ट 1 से स्टार्ट होता है, इस केस में सपोर्ट 0 से स्टार्ट होता है। ओके, अब दोनों अलग अलग मीन आएगा, अलग अलग पीएमएफ है दोनों का, अलग अलग मीन है, अलग अलग वेरिएंस है, अलग अलग एमजीएफ है। तो चलो अब मैं तुमसे पूछूं कि x बराबर x ट्राई करते हैं, मतलब प्रोबेबिलिटी x फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस या टिल फर्स्ट सक्सेस, है ना। बिफोर मतलब क्या, टिल फर्स्ट सक्सेस, है ना। तो यू मे राइट टिल सक्सेस, बिफोर लिखने का क्या मतलब है, टिल फर्स्ट सक्सेस बोल दो, मीनिंग चेंज नहीं होगी, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अब आप डिसाइड करो, यहां पे मैं आपसे पूछूंगा प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x, तो मैं इंटरप्रिटेशन से स्टार्ट करके अब पीएमएफ डिराइव कर रहा हूं। सो इसका क्या मीनिंग हुआ, x बराबर x, स्मॉल x कोई फिक्स रियल नंबर है,
कई बार हम लोग कैपिटल एक्स स्मॉल एक्स को सेम मान लेते हैं, अलग अलग है। कैपिटल एक्स रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल एक्स फिक्स रियल नंबर है ना। आपको अगर स्मॉल एक्स से प्यार ना हो तो आप के ले सकते हो, आर ले सकते हो। बुक में आप देखते होंगे स्मॉल के लिखा रहता है, एक्स इक्वल टू के, आप के भी रख सकते हो। कंफ्यूजन अगर हो रहा हो आपको तो ये स्मॉल एक्स कोई फिक्स रियल नंबर, आप उसकी जगह के यूज कर सकते हो, आर यूज कर सकते हो, कोई और सी यूज कर सकते हो, इस तरीके से स्मॉल एक्स की जगह। तो यहाँ पे x इक्वल टू एक्स है, तो मीनिंग क्या होगा, x नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। सो x नंबर ऑफ ट्रायल, x नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस, ठीक है। सो x नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। चलो यहां से स्टार्ट करते हैं। सोचो, तो देखो यहां भी एवरी ट्रायल इज अ बर्नौली ट्रायल, मींस ऑल ट्रायल्स आर इंडिपेंडेंट, आइडेंटिकली डिस्ट्रीब्यूटेड, ईच ट्रायल हैज ओनली टू पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर। सक्सेस प्रोबेबिलिटी इज स्मॉल p, फेलियर प्रोबेबिलिटी इज स्मॉल q। सेम नोटेशन चल रहा है। तो बताइए आप यहाँ पे क्या होगा, x फेलियर टिल फर्स्ट सक्सेस। हाँ पहले में तो q रेज़ टू x इनटू p आएगा, मतलब हाँ। अगर वैसे बनाए तो कि पहले केस में p आ गया, दूसरे में p आएगा तो q इनटू p, तो जनरलाइज कर देंगे तो q रेज़ टू x इनटू p। मतलब आपको x टाइम फेलियर मिला ना, तो एक बार फेलियर की प्रोबेबिलिटी कितनी है, q। तो आप क्या करोगे, पहली बार फेलियर, दूसरी बार फेलियर, तीसरी बार फेलियर, x टाइम फेलियर, उसके बाद आपको सक्सेस मिला एक्चुअली। तो फेलियर कितनी बार आया, x टाइम। तो इसका क्या मतलब है, इसका पीएमएफ होगा q की पावर x इंटू p, यही ना। देख लो, आपको x टाइम फेलियर मिला तो q की पावर x इंटू p। अब ये ध्यान दो, x नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, ठीक है जी। अब आप ध्यान दीजिए, सर दूसरे में बस q रेज़ टू x की बार -1 हो जाएगा क्योंकि हाँ। ट्रायल बोल रहा है ना। अब x क्या है, x नंबर ऑफ ट्रायल्स है, यहाँ पे क्या है, x नंबर ऑफ ट्रायल्स है, और यहाँ पे x जो है स्मॉल x वो ट्रायल को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, नंबर ऑफ ट्रायल है। सो नंबर ऑफ ट्रायल है तो एक ट्रायल सक्सेस भी हो सकता है, फेलियर भी हो सकता है। तो इसमें तो कह दिया ना, नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट फर्स्ट सक्सेस। तो ये तो फिक्स हो गया कि आखिरी वाला सक्सेस ही है, उस ट्रायल में सक्सेस भी तो है, फेलियर भी है। इसलिए आप पहली सक्सेस आने तक का ट्रायल आप काउंट कर रहे हो, तो लास्ट जो होगा वो सक्सेस रहेगा। तो लास्ट इज p। उससे पहले कितने बार फेलियर आया आपको, आपके पास इसमें 1 माइनस 1 टाइम, x माइनस 1 टाइम है ना, क्योंकि x ट्रायल टोटल है, तो आखिरी ट्रायल पे सक्सेस आ गया। तो उससे पहले कितने ट्रायल है, x माइनस 1, तो x माइनस 1 ट्रायल पे मुझे फेलियर मिला है, तो फेलियर की प्रोबेबिलिटी q है, तो q इंटू q x माइनस 1 टाइम। तो ये होगा q की पावर x माइनस 1 टाइम p। तो इसलिए यहाँ x जो स्टार्ट होता है 1 से हो रहा है, 1 2 3 इस तरीके से, और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो इसको डायरेक्टली लिख देता हूं मैं। सो q की पावर x इंटू p, x की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 डॉट। ओके जी, देख लो एक बार। सो हमने क्या किया, अभी मैंने इंटरप्रिटेशन आपको बताए और उससे मैंने पीएमएफ डिराइव किया है मैंने, ठीक है। सो मैंने ये पीएमएफ डिराइव किया है कि प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x जो है ऐसा है, और यहाँ पे जो x है वो ये है। मैं अलग अलग नाम लिख सकता था, लेट्स से मैं y बोल देता यहाँ पे, शायद आपके लिए आसान होता। सो फिर हम रिलेशन भी दोनों में बता पाते। अगर मैं इसको y लिख दूं मान लीजिए x की जगह, सो क्या होगा, सो यहाँ मैं अगर कैपिटल Y लेता हूँ, सो कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y y माइनस 1, ठीक, इस तरीके से। सो अब बताओ xy में क्या रिलेशन है, व्हाट इज रिलेशन बिटवीन x एंड y, कैपिटल X कैपिटल Y में क्या रिलेशन है।
हाँ जी, किसी को समझ नहीं आ रहा? x क्या था? नंबर ऑफ फेलियर कब तक? टिल फर्स्ट सक्सेस। और y क्या है? नंबर ऑफ ट्रायल टिल फर्स्ट सक्सेस। तो मुझे ये बताओ मेरे भाई, y नंबर ऑफ ट्रायल है, तो ट्रायल में सक्सेस और फेलियर भी है, तो आखिरी वाला ट्रायल आपका सक्सेस था, तो उससे पहले क्या है? कितना फेलियर आया? y-1 ना, तो दिख तो रहा है तुम्हें कि यहाँ फेलियर x टाइम आया है, एक सक्सेस है, सो फेलियर प्लस सक्सेस बराबर क्या? नंबर ऑफ फेलियर प्लस नंबर ऑफ सक्सेस इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायल्स, सिंपल नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो आपके पास आ गया ये y, तो ये हो गया। तो इन दोनों रैंडम वेरिएबल में ये रिलेशन है कि इन दोनों क्या रिलेशन है इसमें, x प्लस 1 बराबर y, यही नेगेटिव बाइनोमियल में आपका आ जाएगा x प्लस r इज इक्वल टू y। वहां क्या है? RS सक्सेस ढूंढ रहे होते हैं ना, यहाँ पे फर्स्ट सक्सेस ढूंढ रहे होते हो, नेगेटिव बाइनोमियल RS सक्सेस देखते हैं, तो वहां x प्लस r बराबर y हो जाएगा नेगेटिव बाइनोमियल में। सो ये रिलेशन है x और y के बीच। तुम ट्रांसफॉर्मेशन में लगा सकते हो, एक का पीएमएफ पता है, दूसरा का पीएमएफ निकल जाएगा ट्रांसफॉर्मेशन से, ठीक है? तो ये रिलेशन है इन दोनों के बीच। चलिए, तो अभी इसके थोड़े से मीन वेरिएंस भी लिख लेते हैं। प्रूव कर सकते हो, मीन निकालना है, अब तुम डेफिनेशन लगा सकते हो मीन का कि समेशन xi इंटू पी आई, तो उससे करके आप मीन निकाल सकते हो। यहाँ से भी आ जाएगा मीन आपका कि xi इंटू पी आई, इस तरीके से। ओके, तो ये इंटरप्रिटेशन याद रखना आपको, बर्नौली, बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल, ज्योमेट्रिक, हाइपर ज्योमेट्रिक, ये 4-5 डिस्ट्रीब्यूशन है जिसपे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं वर्ड प्रॉब्लम, जिसको देख के पहचानना पड़ेगा। पॉइजन, एक्सपोनेंशियल, इन सब पे ऐसा पहचानने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका कोई पर्टिकुलर इंटरप्रिटेशन नहीं है, वो लिखा रहता है। सो उस तरीके से है ना, वो आगे जाके पॉइजन प्रोसेस स्टोकास्टिक में है, लेकिन यहाँ पे नहीं है आपके पास। चलो, तो आगे देखो, डेफिनेशन लिखता हूं मैं अब। तो क्या करते हैं कि ज्योमेट्री को डिफाइन करते हैं। सो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x, ठीक है, कोई डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है x, दिस हैज, सो अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल x हैज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन if and only if PMF of x is, अब डिपेंड करता है आप कौन सा PMF लेके चलते हो, तो मैं दोनों लिख देता हूँ। सो पहले वाले केस में होगा कि पहला जो मैं डिफाइन किया था उसी को लेके चलता हूँ। सो मैंने पहले डिफाइन किया नंबर ऑफ फेलियर वाला x को, तो इसी को लेके चलते हैं। तो नंबर ऑफ फेलियर वाला है, सो इसका PMF जो होगा, सो नंबर ऑफ फेलियर है, सो फेलियर q की पावर x इंटू p वाला, ठीक है। x की वैल्यू 0 1 2 डॉट 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 इंफिनिट तक जाएगी। तो आपको सपोर्ट याद रखना है 0 से इंफिनिटी है ना। तो ये आपका PMF है। सपोर्ट, जो सपोर्ट है 0 1 2 डॉट 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 मीन EX कितना आता है भाई इस केस में? है ना, Q बाई पी। सो उस तरीके से हो जाएगा। तो x का Q बाई पी प्लस 1, तो y का क्या आएगा फिर यहाँ से तुम्हारे हिसाब से? 1 by q, 1 by p, 1 by, हाँ, तो मीन और वेरिएंस, वेरिएंस कितना होगा? q by p स्क्वायर। वेरिएंस दोनों का सेम होगा सर? वेरिएंस सेम रहेगा, हाँ। हाँ, दूसरे का मीन में 1 by p आ जाता है। ठीक है, तो इसका वाला होगा Q बाई पी, फेलियर है ना। सो नंबर ऑफ फेलियर वाला तुम याद रख सकते हो ऐसे कि नंबर ऑफ फेलियर वाला डिस्ट्रीब्यूशन था ना, ये नंबर ऑफ फेलियर वाला है, तो उसमें क्या होगा कि फेलियर की प्रोबेबिलिटी ऊपर आएगी Q अपॉन, मतलब ऐसे याद रखने का कोई टेक्निक है। सो Q अपॉन P हो गया। इसका वेरिएंस, वेरिएंस दोनों के इसमें सेम ही आता है, सो Q अपॉन P स्क्वायर, ये ना।
MGF MXT, इसका MGF क्या आएगा? 3/1 minus q e raised to t. अच्छा, सो MGF होगा P/1 माइनस Q, 1 minus q e raised to t. ओके, पावर में 1 है। दूसरे वाले में p के साथ e के t आ जाएगा। हाँ, ठीक है जी। तो ये हो गया, बाकी चीजें वैसे फाइंड कर सकते हैं हम लोग। सो मेन वेरिएंस MGF ऐसा ही है। दूसरे वाला ऐसी डेफिनेशन लिखे। मेन आपको ये याद रखना है कि अगर कोई ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है तो पहले तो इंटरप्रिटेशन जिसका है वो याद रखना है। तो यहाँ इंटरप्रिटेशन जो मैंने लिखा है, नंबर ऑफ फेलियर टिल फर्स्ट सक्सेस, ये हो गया। और उसके हिसाब से ये PMF आएगी, ये सपोर्ट है, ये मीन है, वेरिएंस है, MGF याद रखना पड़ेगा आपको। एग्जाम में अगर ऐसा आपको कहीं दिखे MGF तो आपको याद आना चाहिए, अच्छा ये ज्योमेट्रिक रैंडम वेरिएबल है, इस वाले इंटरप्रिटेशन क्या है, नंबर ऑफ फेलियर वाला। तो उस केस में आपका मीन वेरिएंस पूछ लेगा आपसे वो, या कुछ और पूछ लेगा, प्रोबेबिलिटी किसी पॉइंट पे पूछ लेगा। तो आपको ये वाला PMF याद रखना पड़ेगा कि जब ऐसा है तो ये होगा। ठीक, नेक्स्ट डेफिनेशन लिखूं, अगर मैं लिख देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं। सो दूसरा वाला जब ज्योमेट्रिक दूसरे तरीके से डिफाइन करेंगे, सो दूसरे तरीके से आप डिफाइन करोगे ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैं इसको y के लिए ही डिफाइन करता हूं ताकि नोटेशन चेंज ना हो। सो सेम नोटेशन रखते हैं। तो यहां होगा कि अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल y हैज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन if and only if PMF of y is, तो यहाँ पे कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y, तो यहाँ था q की पावर y माइनस 1 इंटू p, y स्टार्ट विथ 1, इस तरीके से। एंड सो इस केस में ये तो PMF हो गया। सपोर्ट अगर आप लिखोगे सपोर्ट ऑफ रैंडम वेरिएबल, तो x की वो वैल्यूज मतलब या y की वैल्यूज यहाँ पे, सो 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, जिस पॉइंट पे डिफाइंड है, जिस पॉइंट पे PMF है नॉन जीरो है, मीन। सो क्या होगा इसका मीन, तो यहाँ 1/p होगा, ठीक है। और ये वही वाला p है जो बर्नौली या बाइनोमियल में होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल, वही वाला p है। और वेरिएंस है ना, सो क्या q/p स्क्वायर MGF मोमेंट जेनरेटिंग फंक्शन p into e raised to 1 minus q e raised to t. ठीक है। और जिन लोगों को याद नहीं है बस आप यही, और जबकि बता दूं मैं आपको, जब अभी डिस्कस करेंगे नेगेटिव बाइनोमियल तब भी यही रहेगा, बस पावर n आ जाएगा। तो मतलब आप रिलेट कर पाओगे, जैसे बर्नौली से बाइनोमियल बनाए वैसे ही ज्योमेट्रिक से नेगेटिव बाइनोमियल बनाए। तो ठीक है, तो ये हो गया दूसरा डेफिनेशन। रिलेशन बता ही दिया दोनों रैंडम वेरिएबल में कि x + 1 नंबर ऑफ फेलियर प्लस नंबर ऑफ सक्सेस बराबर नंबर ऑफ ट्रायल्स, क्योंकि ईच आउटकम हैज ओनली सक्सेस और फेलियर, दो ही आउटकम है। सो चलो सर एक और तरह से लिख देता है ना वैसे कई बार वो इसको कि वो कैपिटल P और कैपिटल Q की फॉर्म में, जैसे डायरेक्टली हमें ऐसे गिवन है कि 1/9 माइनस 8 into e की पावर t। हाँ, फिर वो बेसिकली 9 बाहर लेंगे तो फिर वो बनेगा जो फॉर्म हमने अभी लिखा है। हाँ हाँ नेगेटिव बाइनोमियल में जैसे कैपिटल P को 1/p डिफाइन कर देगा, वो वाला फॉर्म क्या है? हाँ उस तरीके से भी ठीक है। सो अभी तो ये हो गया तुम्हारा। अब एक दो क्वेश्चंस इस पर ट्राई कर सकते हैं हम लोग। तो जैसे एक दो आसान क्वेश्चन लिखता हूँ, पहले देखो। मतलब ऐसे क्या है, आसान सा क्वेश्चन लिख लो एकदम। देखो सो एक मान लो ये है कि अ कॉइन इज टॉस्ड until we get one head,
ठीक है, इस तरह से है। सो x डिनोट कर रहा है मान लो नंबर ऑफ टेल्स बिफोर फर्स्ट हेड, ठीक है, और y है नंबर ऑफ टॉसेस बिफोर फर्स्ट हेड या टिल फर्स्ट हेड। सो यहाँ टिल लिख लो, या टू गेट फर्स्ट हेड है ना, वही बात है, टू गेट फर्स्ट हेड। ठीक है, टू गेट फर्स्ट हेड। तो आपसे पूछ रहा हूं मैं देन, सो अनबायस्ड कॉइन है, ठीक है ना, कुछ नहीं लिखा मैंने तो। सो ऑप्शन ए है प्रोबेबिलिटी x बराबर 1 बताओ क्या होगा, ऑप्शन बी प्रोबेबिलिटी y बराबर 1 बताओ क्या होगा, प्रोबेबिलिटी सी e ऑफ x क्या होगा, प्रोबेबिलिटी डी e ऑफ y क्या होगा, है ना। जस्ट पीछे वाला कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने के लिए आप ट्राई करो इसको, जिनको क्लियर ना हो लिख लो चाहो तो। ये एक डेफिनेशन है। सो यहाँ पे जो y है आपको पता ही है कि y जो डिनोट कर रहा है ये सो यहाँ पे जो y हमारा है वो नंबर ऑफ ट्रायल वाला था, है ना, नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट फर्स्ट सक्सेस, ये वाला है। तो इसका आप नोट कर सकते हो, नोट किया ही होगा आप लोगों ने। सो मेनली मीन वेरिएंस एमजीएफ पीएमएफ सपोर्ट, ये याद होने चाहिए। पिछला जो है ये जो लिखा हमने, सो इसमें जो हमारा इंटरप्रिटेशन था यहाँ पे x का, वो नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से है, ये दोनों का कंबाइंड इंटरप्रिटेशन था। देखो दोनों का वेरिएंस इक्वल क्यों होता है, तुम यहां से भी रिलेट कर सकते हो कि दोनों तरफ वेरिएंस ऑपरेट करो तो वेरिएंस x प्लस वेरिएंस 1, तो 1 तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब डिजेनरेट का वेरिएंस 0। सो इस तरह से तो वेरिएंस x बराबर वेरिएंस y, जबकि ex प्लस 1 बराबर ey होगा, है ना। ठीक है जी, तो मुझे आंसर बताओ इसका, सब लोग पहले ट्राई करो, आप लोग पहले खुद ट्राई करो, आंसर बताओ। 1/4 पहला 1/2 आगे 2, सो देखो सब लोग, आप लोगों को पता ही है। सो x बराबर x का जो pmf लिखूंगा मैं, तो ये नंबर ऑफ टेल्स था, तो टेल्स इज लाइक फेलियर, क्योंकि सक्सेस हमारा हेड है ना, सक्सेस इज हेड, सो टेल्स इज लाइक फेलियर। सो नंबर ऑफ फेलियर वाला pmf क्या है, q की पावर x इंटू p, तो qp दोनों यहाँ हाफ हाफ है आपका एक्चुअली, है ना, क्योंकि हेड है, क्वाइन है, तो 1/2 की पावर x इंटू 1/2, x की वैल्यू 0 से स्टार्ट होगी इस तरीके से, और प्रोबेबिलिटी कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y। सो यहाँ है हाफ की पावर y माइनस 1 इंटू हाफ, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल्स है, नंबर ऑफ टॉसेस, टॉसेस इज अ ट्रायल। सो y की वैल्यू जो होगी आपकी इस तरीके से है। अब ये हो गया आपके पास, तो देख लो, अब आप इजीली फाइंड कर सकते हो ना प्रोबेबिलिटी। x बराबर 1, तो x को 1 रख दो, तो 1/2 की पावर 1/2, 1/4, मतलब ये ओके है। फिर y बराबर 1, तो हाफ की पावर ये 1 कट के हाफ ही आ जाएगा, सो ये ओके है। ex, तो आपको याद था ex जो था, x क्या है, नंबर ऑफ फेलियर वाला है ना, तो ये q/p था, तो ये हाफ अपॉन हाफ, क्योंकि अब p के दोनों हाफ है ना यहाँ पे, इसीलिए सो ये आपका 1 हो गया। ey क्या होता था, जस्ट 1/p होता था, तो 1/1/2 जो कि 2 आ जाएगा। तो किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, अगर है तो आप पूछो, इस क्वेश्चन में किसी को कुछ क्वेरी है तो आप पूछिए। सो इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में भी आए हैं,
ठीक। आइए एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं जो जैम में रिसेंटली आया था। ये पता नहीं कितने साल लेगा ओपन होने में। ऐसे नहीं होगा, सक्सेस। देखो मुझसे गामा में ना 2 पीडीएफ होता है गामा का भी, तो गामा का पीडीएफ दे रखा है कौन सा वाला है। एक गामा बाद में लिखाऊंगा, तो एक में गामा बीटा के बाद अल्फा डिनोमिनेटर में होता है, दूसरे वाले में पीडीएफ में गामा में बीटा के बाद अल्फा न्यूमरेटर में होता है, तो दे रखा होगा फर्स्ट पेज पे, अगर वो इस तरह का नोटेशन यूज किया है तो। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है x डिनोट द नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द सेकंड सक्सेस, तो हमने जो अभी डिस्कस किया और फर्स्ट सक्सेस वाला डिस्कस किया है, तो वो ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। सेकंड सक्सेस, थर्ड सक्सेस, तो ये नेगेटिव बाइनोमियल है जो हम अगले अभी टाइम रहेगा तो डिस्कस करेंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में। तो ये नेगेटिव बाइनोमियल क्वेश्चन है एक्चुअली। हाँ ये देखिए, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन कुछ पार्ट आई थिंक कर पाएंगे अभी। सो देखो ध्यान से, ये जो क्वेश्चन है कि 35 क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कंसीडर अ सीक्वेंस ऑफ इंडिपेंडेंट बर्नौली ट्रायल्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ठीक है ना, बर्नौली ट्रायल्स विथ प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इन ईच ट्रायल बीइंग 1/5, तो p की वैल्यू 1/5, q की वैल्यू 4/5। Then which of the following statement is are true? Is are true, MSQ है। तो आपसे पूछ रहा है कि expected number of trial required to get first success। So expected मतलब mean, ठीक है, बताइए। तो मान लो इसका नाम x है ना, ये number of trial required to get the first success, सर ट्रू है, ठीक है ना। तो मैं जो नोटेशन ले रहा था उसके हिसाब से xy लिया ना, तो मैं वही नोटेशन लेता हूं। तो मैंने y लिया ना नंबर ऑफ ट्रायल्स वाले को, तो ये आपका y यहाँ होगा, ज्योमेट्रिक p है ना, तो EY पूछ रहा है आपसे EY की वैल्यू पूछ रहा है ये। चेक कर लीजिए पहले, आप लोग खुद डिसाइड कर लीजिए, फिर मैं कराता हूँ, आप लोग खुद डिसाइड कीजिए पहले। सो अभी आप कौन कौन से पार्ट कर पाएंगे, A पार्ट कर पाएंगे और B पार्ट भी ट्राई कर सकते हैं, है ना। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल टू गेट फर्स्ट, एक्सपेक्टेड नंबर ट्रायल टू गेट फर्स्ट 50, एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ये सेकंड सक्सेस वाला फिर से आ गया। तो ये हालांकि ये नेगेटिव बाइनोमियल वाला होगा फोर्थ पार्ट। तो अभी 1 2 3 हमने डिस्कस कर लिया है, देख लीजिए। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द फर्स्ट सक्सेस, तो ये आपका ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रायल वाला है। तो q की पावर x माइनस 1 या q की पावर y माइनस 1 इंटू p वाला। तो मीन क्या था इसका, तो इसमें जो मीन होता था, ठीक है ना, तो इसमें जो मीन होता था ये नंबर ऑफ क्या है ट्रायल वाला है, तो 1/p, सो p तो 1/5 है, तो 5 आ गया, मतलब ये ऑप्शन ट्रू है। ओके, ये कह रहा है नंबर ऑफ सक्सेसेस
इन 50 ट्रायल्स। आपको याद है नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स क्या फॉलो करता है, कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये सबको पहचानना पड़ेगा। जो बच्चा कह रहा था ना वो टॉक में कुछ कह रहा था कि पता नहीं चलता कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है, इसका मतलब ये कि आपको इंटरप्रिटेशन बहुत क्लियर नहीं है ना। नंबर ऑफ सक्सेस इन 50 ट्रायल्स, ये कह रहा है नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, तो बाइनोमियल होता है ये। तो ये बाइनोमियल n, p है, तो बाइनोमियल 50, p 1/5, तो मीन क्या होगा, तो यहाँ से आप जो भी नाम दे दो इसका ex मान लो, तो ये np 50 into 1/5 तो 10, तो ये भी ट्रू है इसका मतलब। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ फेलियर्स बिफोर फर्स्ट सक्सेस, ठीक है, तो मैंने अभी दोनों लिखा है। बाइनोमियल डिस्कस किया हमने, ज्योमेट्रिक, ये भी ज्योमेट्रिक, नंबर ऑफ फेलियर बिफोर फर्स्ट सक्सेस, तो नंबर ऑफ फेलियर ये भी ज्योमेट्रिक होगा, लेकिन पीएमएफ इसका q की पावर x into p वाला है, तो इसका जो मीन होगा यहाँ पे मान लो इसका z नाम दे दूं, तो ये q/p होता है, q है 4/5, p है 1/5, तो आंसर 4 आ गया, सो इक्वल टू 4 आ गया, तो ये 4 है, तो फिर भी ये भी ट्रू है, तो a ट्रू, b ट्रू, c ट्रू। अब d वाला जो है एक्चुअली एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द सेकेंड सक्सेस, तो ये एक्चुअली अभी डिस्कस करते हैं, ये क्या है, नेगेटिव बाइनोमियल है, तो क्या ट्रायल वाला है ये, तो ट्रायल वाला है तो क्या हो जाता है इसका मीन, उसमें ट्रायल वाले का क्या आंसर था 1/p, तो ये हो जाएगा r/p, r कितना है r कितना है यहाँ पे सेकेंड, सो 2/1/5 10, तो ये भी ऑप्शन ट्रू है। तो इसको अभी मैं डिस्कस करता हूँ, जैसे ज्योमेट्रिक में 1/p है तो यहाँ r टाइम हो जाएगा जस्ट, तो r into p हो गया, तो आपका, तो ये भी ओके है, देख लो एक बारी, ये अभी डिस्कस करता हूँ, डीप पार्ट अभी डिस्कस करूंगा, लेकिन कुछ नहीं है, r into r upon। सर वो बी वाला भी नेगेटिव बाइनोमियल होगा ना? b क्यों, b क्या है, नंबर ऑफ सक्सेस इन 50 ट्रायल्स, नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स क्या होता है, बाइनोमियल। हाँ बाइनोमियल होगा ना। ज्योमेट्रिक क्या होता है, ज्योमेट्रिक होता है कि पहले सक्सेस आने तक, पता डिफरेंस क्या है, बाइनोमियल में नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स है, सक्सेस रैंडम है, ज्योमेट्रिक में क्या हो रहा है, सक्सेस फिक्स है, ट्रायल रैंडम है या फेलियर रैंडम है। डिफरेंस यही है कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर ऑफ ट्रायल फिक्स है, n ट्रायल फिक्स है बाइनोमियल में, ज्योमेट्रिक में क्या है, ट्रायल ही रैंडम है, सक्सेस फिक्स है यहाँ पे, बाइनोमियल में सक्सेस रैंडम है, ये डिफरेंस है, अपोजिट एक दूसरे का है सीधा। सर डी को चेक करने के लिए ऐसा भी तो कर सकते हैं 10 सक्सेस ले लेंगे बाइनोमियल जैसा। नहीं, ये देखो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द सेकंड सक्सेस, अच्छा तो नंबर ऑफ बाइनोमियल से इसलिए डिफर करेगा ना, हमें थोड़ी पता पहली सक्सेस कब आई है, लास्ट वाला सक्सेस फिक्स है यहाँ पे, मतलब कहने का मतलब 10वें ट्रायल पे सक्सेस ही आया होगा, तो पहले 9 टाइम में एक बार सक्सेस आया होगा, ये मतलब ना। हाँ वैसे लगा सकते हैं फिर, उसके बाद सोचना पड़ेगा आपको। मतलब ये ऐसा नहीं कह रहा है कि 10 ट्रायल में 2 बार कहीं भी सक्सेस आ गया, ये बाइनोमियल में क्या कहता है कि आर नंबर ऑफ ट्रायल इन आर नंबर ऑफ सक्सेस इन n ट्रायल्स, तो n ट्रायल में कहीं भी सक्सेस आ सकता है, कहीं भी फेलियर। नेगेटिव बाइनोमियल क्या होता है कि आखिरी वाला सक्सेस फिक्स्ड है, उससे पहले फेलियर सक्सेस वो मिक्स्ड हो सकता है, नेगेटिव बाइनोमियल अभी डिस्कस करता हूँ, टाइम है ना, सो हमारे पास 4-5 मिनट है, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू कर लेंगे। तो अभी जैसे मैं ज्योमेट्रिक डिफाइन किया, बिल्कुल ज्योमेट्रिक का ही जनरलाइज्ड केस है नेगेटिव बाइनोमियल। सो ये समझ लो ज्योमेट्री की माँ है ये, है ना, तो ज्योमेट्रिक इसी से निकला हुआ है। सो नेगेटिव बाइनोमियल, सो नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, सो तो इसमें क्या है, बिल्कुल सिमिलर इंटरप्रिटेशन है, वहां पहले सक्सेस की बात कर रहे थे, अब वो सक्सेस किसी भी पोजीशन पे हो, मतलब दूसरी सक्सेस, तीसरी सक्सेस, चौथी सक्सेस, 10वीं सक्सेस, इस तरीके से बात कर सकते हैं आप। सो अगेन यू आर रिपीटिंग अ ट्रायल, बर्नौली ट्रायल्स है, सो ईच ट्रायल हैज ओनली 2 पॉसिबिलिटी, सक्सेस और फेलियर, देन टिल यू वांट टू गेट rth सक्सेस, तो r अगर फिक्स कर दोगे 1, तो नेगेटिव बाइनोमियल इज सेम एज ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। सो यहाँ r जनरल कुछ भी हो सकता है, 1 से ज्यादा भी हो सकता है। सो जो x है यहाँ पे नंबर ऑफ फेलियर टिल rth सक्सेस, ठीक, तो बताओ अब यहां पे डिसाइड करो कि x की वैल्यू कहां से स्टार्ट होगी,
नंबर ऑफ फेलियर, आर कोई नेचुरल नंबर है तो आर में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर इज सम नेचुरल नंबर, आर इज सम नेचुरल नंबर। यू टेल एक्स का सपोर्ट कहां से स्टार्ट होगा? आर से। तुम फेलियर काउंट करो मेरे भाई, ट्रायल नहीं। यहां काउंट क्या कर रहे हो? फेलियर। तो आर टाइम सक्सेस आ जाए, आर में आर टाइम सक्सेस आने तक कितने बार फेलियर आ सकता है? फेलियर काउंट कर रहे हो तुम, फेलियर, एक्स इज अ फेलियर। 0 1 2 ना, क्योंकि हो सकता है फेलियर एक बार भी ना आया हो। तुम इतने कैपेबल इंसान हो या इतने लकी इंसान हो कि तुमने जो ट्राई किया 10 बार ट्राई किया, 10 के 10 बार सक्सेस आया। तो ऐसे भी तो हो सकता है कि एक बार भी फेलियर ना आया। मतलब जस्ट ऐसे रिलेट करना चाह रहा हूँ, मतलब कहने का मतलब यहाँ पे फेलियर काउंट कर रहे हो। तो फेलियर सक्सेस तो एक दूसरे से फ्री है ना, कहना मतलब ये है कि थोड़ी जरूरी कि सक्सेस आने तक इतने फेलियर आ जाएंगे, हो सकता है एक भी ना आया हो। तो यहाँ 0 से ही स्टार्ट होगा कि नंबर ऑफ फेलियर टिल आरएच सक्सेस। तो आरवां सक्सेस आया उससे पहले कितने फेलियर, हो सकता है एक भी ना हो, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे जो इंटरप्रिटेशन है मैं वैसे ही लिखूंगा, ध्यान से देखो, नंबर ऑफ ट्रायल, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट आर सक्सेसेस, या टिल आरएच सक्सेसेस, मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, टिल आरएच सक्सेसेस। सो इन दोनों में कंडीशन क्या है कि आखिरी ट्रायल सक्सेस है, ये नेगेटिव आने में लगी, आखिरी वाला सक्सेस ही होगा, आखिरी ट्रायल जहां पे स्टॉप हो रहा है। सो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट द आरएच सक्सेस। अब सोचो यहाँ पे कहां से स्टार्ट होगा तुम्हारा सपोर्ट? हाँ, क्योंकि आपको आर टाइम सक्सेस चाहिए, तो आर टाइम सक्सेस तब आएगा जब कम से कम आर टाइम आपने ट्राई किया होगा। अब एक बार ट्राई करके 4 बार सक्सेस कैसे आएगी? तो अगर 4 टाइम सक्सेस चाहिए आपको तो कम से कम आपने 4 बार ट्राई किया हो। सो ये चीज है यहाँ पे कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट आर एच सक्सेस। सो कम से कम आर नंबर ऑफ ट्रायल तो होगा। तो ये सब अगर आपको लॉजिकली पता है कैसे डिसाइड हो तो रट्टा नहीं मारना पड़ेगा ना, आपको रहेगा अच्छा नंबर ऑफ ट्रायल चाहिए आर सक्सेस तक, तो आर से स्टार्ट होगा, ट्रायल है, और फेलियर प्लस सक्सेस बराबर ट्रायल ना, इस तरह से नंबर ऑफ फेलियर प्लस नंबर ऑफ सक्सेस बराबर नंबर ऑफ ट्रायल्स। तो अब देख लो पीएमएफ, ध्यान से देखो अब। सो एक्स बराबर मैं एक्स यहाँ डिसाइड कर रहा हूँ, मतलब क्या हुआ? मतलब ये है कि हाँ, नंबर ऑफ ट्रायल्स रिक्वायर्ड टू गेट आर सक्सेसेस, मतलब आर टाइम या टू गेट आर एच सक्सेस, ये भी लिख सकते हैं, टू गेट आर एच सक्सेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सेम ही मीनिंग है, टू गेट आर एच सक्सेस। सो आर में टाइम, आर एच टाइम सक्सेस आने से पहले कितनी बार ट्रायल होता है, नंबर ऑफ ट्रायल कितने होंगे? जैसे मान लो मैं आर को फिक्स कर दूं, मैंने 4 एग्जांपल लिया अभी कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट 4th सक्सेस। सो ईच ट्रायल में या तो सक्सेस है या फेलियर है, ठीक? तो मैं पूछ रहा हूं कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट 4th सक्सेस, तो चौथा सक्सेस आने तक नंबर ऑफ ट्रायल कम से कम कितना हो सकता है? 4 होगा ना, क्योंकि 4 सक्सेस तो है, कम से कम 4 टाइम तो ट्राई किया हो, तो हो सकता है कि मिनिमम 4 ट्रायल तो होंगे कि हर ट्रायल पे सक्सेस आ गया हो, तो 4 से स्टार्ट हुआ, तो वही चीज 4 की जगह आर रख दो तुम, तो आर सक्सेस आने तक आर नंबर ऑफ सक्सेस है टोटल, तो एटलीस्ट आर ट्रायल शुड बी देयर। सो ये आर से स्टार्ट होगा सपोर्ट इसका। सर इसका एक एग्जांपल बताइएगा। हाँ ये है ना एग्जांपल, ये लो तुम्हारा यहाँ तो है एग्जांपल, अभी जो क्वेश्चन कर रहे थे देखो क्या लिखा है, पढ़ो। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट सेकेंड सक्सेस, तो यहाँ आर के प्लेस पे क्या है? 2 है ना, आर के प्लेस पे 2 है कि नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट सेकेंड सक्सेस। मैं क्वेश्चन लिखूंगा अभी, पहले तुम इसको जनरल मीनिंग समझो। तो यहाँ तुम नंबर ऑफ ट्रायल काउंट कर रहे हो, मतलब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो तुम। तो एग्जांपल देख लो, तुम एक कॉइन को टॉस कर रहे हो, ठीक? तुम ये कह रहे हो कि मैं कम से कम कितनी बार ट्राई करूं कि मुझे 4 बार हेड आ जाए, तो आप खुद सोचो ना कितनी बार टॉस करना पड़ेगा, कम से कम 4 बार हेड आने के लिए, तो कम से कम 4 टाइम तो टॉस करोगे ना, तो वही चीज है। जैसे यहाँ पे 2 बोला सक्सेस, सो नंबर ऑफ ट्रायल रिक्वायर्ड टू गेट सेकेंड हेड, तो सेकेंड हेड मतलब 2 टाइम्स हेड आएगा, तो 2 टाइम्स हेड आने के लिए कम से कम कितनी बार मुझे टॉस करना पड़ेगा? तो 2 टाइम तो कम से कम टॉस करना पड़ेगा, तो वही चीज है।
सो ये है, देख लो यहाँ पे तो यही x यहाँ पे देख लो x बराबर x है और यहाँ पे y बराबर y है, तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। सो अभी नेक्स्ट बैच की क्लास है। सो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेगेटिव बाइनोमियल कंटिन्यू करेंगे। तो अभी तक हमने जो डिस्कस किया है वो हमारा ये है, हमने डीजेनरेट बर्नौली, मनीष तुम्हारा माइक कौन है, सो डीजेनरेट बर्नौली बाइनोमियल, नेगेटिव बाइनोमियल भी करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। पहले ही मैंने ज्योमेट्रिक डिस्कस कर लिया है, अभी नेगेटिव बाइनोमियल नेक्स्ट क्लास में होगा, फिर पॉइसन, हाइपरज्योमेट्रिक, यूनिफॉर्म, ये सब चलेगा, ये टॉपिक हो जाएगा, फिर डिस्कशन करेंगे। चलो अभी के लिए गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।